हेलो एवरीवन। तो आज जो कहानी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन माय हार्ट। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो कहानी की स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं इसकी स्टोरी का। एक्चुअली ये कहानी है दो माफिया गैंग्स की। उनमें से एक गैंग का नाम है गोल्डन ड्रैगन गैंग, जिसका लीडर है डेनियल जो कि एक्सट्रीमली हैंडसम है, जबकि दूसरी तरफ एक वाइट टाइगर गैंग है जिसके लीडर का नाम है चेनमिंग, और ये दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट हैं। सीरीज के स्टार्ट में ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम बोटान था, और उस पर ये आरोप था कि उसने विश्वासघात किया है। और उस टाइम पर डेनियल जो कि अपने गैंग का लीडर था, उस पर प्रेशर था कि विश्वासघात की यहाँ पर एक ही सजा है उन गैंगस्टर्स में, और वो है मार डालना। उसे दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे बोटान को गोली मारनी पड़ती है। वो अपने रूल्स से कभी पीछे नहीं हटता था। और यही बोटान एक्चुअली डेनियल की गर्लफ्रेंड भी थी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक और लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम है फा। और फा ये तो बिल्कुल बोटान जैसी दिखती है। एक्चुअली ये उसकी हम शक्ल है। फा बहुत ही स्वीट और सुंदर सी लड़की है जो कि एक मैगजीन के ऑफिस में काम करती है। इसकी एक सिंपल सी लाइफ है, और उसकी लाइफ में उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि एक डॉक्टर है, और वो डॉक्टर इससे बहुत प्यार करती है। आज फासाए के पास उसकी बेस्टी फाय आती है जो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज डॉक्टर इट लगता है तुम्हें प्रपोज कर डालेगा। वो बहुत खुश जाती है, लेकिन आगे देखती है तो पता चलता है कि डॉक्टर इट वो तो एक चीटर निकला। वो उसे प्रपोज करने की बजाय अपनी एक कोलीग को प्रपोज कर देता है जिसका नाम डॉक्टर काविन था। फासाए बहुत सैड हो जाती है। वो हार्ट ब्रोकन थी क्योंकि वो और डॉक्टर इट बहुत सालों से एक साथ थे। और फिर उसके बाद हमें डेनियल के बारे में दिखाते हैं। वो आजकल नया अपने गैंग का लीडर बना है और सारे लोग उसे बॉस के नाम से पुकारते हैं। दूसरी तरफ एक चेनमिंग है जो कि व्हाइट टाइगर गैंग का लीडर है। ये दोनों राइवल्स हैं और एक दूसरे की जान के दुश्मन। डेनियल अपने गैंग के साथ बातें कर रहा था। यही कहता है कि चेनमिंग के खिलाफ मेरे पास एक ब्लैक रिकॉर्ड है ब्लैक बुक में, और वो मैं जिस टाइम पर चाहूँ पुलिस को दूंगा और वो मुसीबत में फंस सकता है। उधर फासाए आज हार्ट ब्रोकन होकर अपनी फैमिली के पास आती है, लेकिन जब अपने मम्मी डैडी को इतना खुद तो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उन्हें नहीं बताती कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन फाय के साथ मिलकर वो बहुत रोती है। फाय उसे इस तरह से रोता हुआ नहीं देख सकती थी, तो वो उसे कहती है कि चेंज के लिए तुम मेरे साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जापान चलो। अब वो उसके साथ जापान जाने की तैयारियों में लग गई थी। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती तो वहीं पर ही चेनमिंग की उस पर नजर पड़ जाती है। वो उसे देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये बोटान है, और बोटान शायद मरी ही नहीं है। एक्चुअली चेनमिंग बोटान को अच्छे से जानता था। डेनियल, चेनमिंग और बोटान तीनों फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद इनके बीच ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। चेनमिंग को ऐसा लगता था कि जैसे डेनियल ने उसके मम्मी डैडी को मरवाया है। अब वो अपनी फैमिली के मर्डर का बदला डेनियल से लेना चाहता था, और इसके साथ साथ वो बोटान को स्टार्ट से ही लाइक करता था, लेकिन उसे लगता था कि डेनियल ने उससे बोटान को भी छीना और उसकी फैमिली को भी, इसलिए वो उसका दुश्मन बना हुआ था। अब जापान में एक दफा दोनों गैंगस्टर्स का आमना सामना होता है। पहले तो वो लोग शब्दों में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, और उसके बाद इन गैंग्स की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। हमें यहाँ पर देखकर ऐसे लगता है कि जैसे डेनियल चेनमिंग से ज्यादा फाइटिंग में स्किल्ड है, और अपने गैंगस्टर्स की दुनिया में वो उससे बेहतर काम करता है। इसी फाइट के बीच डेनियल एक दफा चेनमिंग को अंडर एस्टिमेट कर देता है, और उसकी वजह से एक ऐसा पॉइंट आता है जब चेनमिंग ने डेनियल पर गोली चला दी थी, और वो गोली उसके बाजू में लगी थी। अब वो वहाँ से भाग जाता है, और उसके बाद वो एक स्टोर में गया था अपनी बैंडेज के लिए। वो कुछ मेडिसिन वगैरह खरीद रहा था कि यहीं पर ही उसकी टक्कर हो जाती है फासाए से। वो उसे देखता है तो बस हैरान ही हो जाता है। डेनियल उसे देखते ही पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा क्या नाम है। वो डर जाती है और एकदम से कह देती है कि मेरा नाम डॉक्टर कावन है, लेकिन उसका पासपोर्ट छीन कर उसका असली नाम वहाँ से पढ़ लेता है, और उसके बाद फासाए वहाँ से भाग गई थी। अब स्टोर से बाहर निकलते ही वहाँ पर कुछ गैंगस्टर खड़े हुए थे, और उन्हें देखकर फासाए डर जाती है। डेनियल उसे एक साइड पर लेकर जाता है और कहता है कि मेरी तलाश में है, इन्होंने तुम्हें मेरे साथ देखा है, अब तुम भी पकड़ी जाओगी और मैं भी। अगर अपनी जान बचानी है तो मुझे अपने साथ होटल रूम में ले जाओ। अब वो उसे अपने साथ ले जाती है, और वो उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही चिपक कर चल रहा था कि जैसे उसका बॉयफ्रेंड हो। लेकिन फासाए अपने मिजरेबल एक्सप्रेशंस दिखाकर हर किसी को यही सिग्नल देने की कोशिश करती है कि कोई तो हेल्प करो, पर कोई भी उसे नोटिस नहीं करता। अब फासाए जाते ही वॉशरूम में घुस जाती है और फाय को कॉल करके बताती कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती क्योंकि वो तो फुली ड्रंक थी। अब डेनियल सबसे पहले तो अपनी बुलेट बाहर निकालता है, और उसके बाद फासाए को उस पर दया आती है और वो उसकी ड्रेसिंग करने में उसकी हेल्प करने लगती है। ये सब काम करते हुए उसे डॉक्टर इट की बहुत याद आती है, क्योंकि ये सारा काम उसने उसी से सीखा था।
डेनियल मुस्कुरा कर उसे कहता है कि तुमने मुझ पर एक एहसान किया है मेरी जान बचाकर, और मैं तुम पर एहसान करूंगा, अब तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। लेकिन वो ये कहती है कि मेरी जान छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। पर डेनियल आगे से उसे कहने लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारा पासपोर्ट देख लिया, सब पता है कि तुम कहाँ की हो और कहाँ जा रही हो। उधर चैन मिंग को दिखाते हैं जो कि एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन जब उसके डैड को मार दिया गया तो अपनी फैमिली की मजबूरियों की वजह से अब उसे गैंगस्टर ही बनना पड़ रहा है। चैन मिंग के लोगों को पता चल जाता है कि डेनियल कहाँ छुपा है, तो वो वहीं पर पहुंच जाते हैं। फासाई को वो लोग किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर से डेनियल आ जाता है जो कि उनसे फाइट करता है। अब जब वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इतने में एक बूढ़ा जापानीज आदमी उनकी हेल्प करता है। वो उनको लिफ्ट दे देता है, जबकि पीछे फासाई का हैंड बैग वहीं छूट गया था और वो व्हाइट टाइगर गैंग के हाथ लग चुका था। अब ये बैग चैन मिंग के पास पहुंचता है और उसे पता चल जाता है कि ये भूटान नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल फासाई है। दूसरी तरफ फाई के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बहुत ड्रंक हो गई थी और उसे होटल रूम तक ड्रॉप करने के लिए ब्याओ लेकर आता है। और ये ब्याओ एक्चुअली डेनियल का फ्रेंड और उसका राइट हैंड है। वो उसके कमरे में डेनियल का खंजर देख लेता है और समझ जाता है कि डेनियल यहीं पर आया था और उसकी फ्रेंड उसी के साथ गई है। उसकी फ्रेंड के पासपोर्ट के थ्रू उसे ये भी पता चल गया था कि वो भूटान की हमशक्ल है। अब वो फाई को कहता है कि तुम फिक्र ना करो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेनियल फासाई की प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन फिर भी अगर दूसरे गैंगस्टर ने उन्हें पकड़ लिया तो फिर डेनियल से भी ज्यादा बुरा सलूक तुम्हारी फ्रेंड के साथ होने वाला है, क्योंकि हम गैंगस्टर्स दुश्मन से भी ज्यादा उसकी हेल्प करने वाले को सजा देते हैं। उधर डेनियल और फासाई उस जापानीज ड्राइवर के घर पहुंच जाते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं कि एक रात वहां स्टे करने दें। वो यही प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन फासाई को ये सब करते हुए बहुत गुस्सा आता है। वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करती है जिसका जवाब ऑफ कोर्स डेनियल नहीं देता और वो इतनी गुस्से में आती है कि घर छोड़कर बाहर निकल जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद डेनियल देखता है तो वो चोरी चोरी छुप कर रो रही थी। वो उसके पास आता है, उसे टिश्यू देता है और कहने लगता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, मैंने वादा किया था ना, और तुम बहुत जल्द अपने घर बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच जाओगी। तुम्हारी डेड बॉडी जाने से ये बहुत बेहतर है। दूसरी तरफ फाई अगले दिन सुबह उठते ही फासाई की मामा से फोन पर पूछती है कि क्या फासाई की कोई ट्विन सिस्टर थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मम्मी को इतना अंदाजा जरूर हो गया था कि फासाई की लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है और फासाई बेचारी, उसे तो लगता था कि शायद वो बहुत जल्दी मरने वाली है। एक गैंगस्टर के साथ वो जुड़ी हुई थी जबकि दूसरे गैंगस्टर्स उस पर हमला कर रहे थे। तो वो ऐसा करती है कि अपनी फैमिली के नाम एक लेटर लिखती है, अपना आखिरी लेटर समझकर। डेनियल भी उसके साथ आकर बैठ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम तो गैंगस्टर हो, हर वक्त स्ट्रेस में रहते होगे, मैं तुम्हें कुछ टेक्निक्स बताती हूँ जिसके थ्रू हम अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। उसे कुछ डांस स्टेप्स करके दिखाती है और उसके साथ साथ अपना मुंह खोल के हा हा करके हंसने को कहती है। डेनियल को ये सब चाइल्डिश लग रहा था, वो वहां से जाने लगता है। फासाई उसे रोकती है और इसी बीच उसकी चेन टूट जाती है। ये चेन भूटान की निशानी थी जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। डेनियल को इतना गुस्सा आता है कि उसका लेटर पकड़कर फाड़ देता है। अब बदले में फासाई उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारती है। अब फासाई बहुत हर्ट हो जाती है और थोड़ी देर बाद डेनियल को भी रियलाइज होता है कि उसने ये सब गलत किया। फासाई से तो उसकी चेन गलती से टूटी थी, जबकि उसने तो जानबूझकर उसका लेटर फाड़ा है। अब वो उसके पीछे आता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, पर वो रेजिस्ट करती है और इसी बीच उसका पैर भी मुड़ जाता है। अब डेनियल उसे मनाने की खातिर उसे रोकने के लिए उसे स्टाइल में मुंह खोल के हा हा करके हंसने लगता है, जैसे फासाई उसे सिखा रही थी। और वो ऐसा करता हुआ इतना क्यूट लग रहा था कि फासाई की हंसी छूट जाती है। और उसके बाद वो उससे सॉरी करता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस और दे दो। और उसके बाद वो उसे पिगी बैग कैरी करता हुआ वहां से ले जाता है, क्योंकि फासाई के पैर पर तो चोट लगी थी। अब दूसरी तरफ हमें बैंकॉक का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर कविन एक दफा जानबूझकर फासाई के पेरेंट्स की शॉप पर आती है और उन्हें बहाने से ये बात बता कर जाती है कि डॉक्टर इट का फासाई से ब्रेकअप हो चुका है और अब वो इट की गर्लफ्रेंड है। वो दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। उसका डैड बहुत अमीर था और उसके पैसे और पावर्स की वजह से डॉक्टर इट ने डॉक्टर कविन को चूज किया था, फासाई को नहीं। दूसरी तरफ जापान में डेनियल फासाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसे मेडिसिन भी लगाता है और उसके बाद उसे खुद उठाकर उसके बेड तक लेटाता है। यहाँ पर उनके कमरे के बीच में पार्टीशन थी, लेकिन दोनों तरफ नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी। एक दूसरे का ख्याल बार बार आए जा रहा था, लेकिन उन्हें रियलाइज नहीं था कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। अब नेक्स्ट डे डेनियल गांव से बाहर जाता है, एक जगह नेटवर्क तलाश करता है और ब्याओ से कॉल करके उसे अरेंजमेंट्स करने को कहता है ताकि वो लोग वापस जा सकें। लेकिन जब तक वो वापस आता है तो व्हाइट टाइगर गैंग के लोग फासाई को वहां से पकड़कर लेकर जा रहे थे, लेकिन डेनियल उसे प्रोटेक्ट करता है। अब वो दोनों वहां से भागते भागते अपनी जान बचाते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं और डेनियल कहता है कि आज रात हम यहीं पर ही बिताएंगे, क्योंकि अगर हम गाँव में वापस गए तो वो लोग हमारे इंतजार में खड़े होंगे।
उधर फाय के पास चैन ब्याओ था और ब्याओ वो इतना हैंडसम था कि फाय तो उससे नजरें भी नहीं हटा पाती थी। लेकिन वो हैरान थी कि दोनों राइवल गैंग्स के टैटू इसने अपनी बॉडी पर क्यों बनाए हुए हैं। वो उससे क्वेश्चन तो करती है लेकिन ब्याओ उसे कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ जंगल में डेनियल और फसाई दोनों इकट्ठे होते हैं। एक दफा वो फसाई को अपने पास बिठाता है और कहता है कि तुम बहुत स्वीट लड़की हो और तुम्हारा दिल इतना सॉफ्ट है कि मैं नहीं चाहता कि कभी भी कोई भी तुम्हें हर्ट करके जाए, इसलिए मुझसे प्रॉमिस करना कि तुम अपना ख्याल रखोगी। जबकि उधर फाई के कमरे में नेक्स्ट मॉर्निंग गैंग के लोग आते हैं और उसका सामान पैक करके ले जाते हैं कि चलो अब तुम्हारा यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। जबकि उधर फसाई उसे लगता था कि डेनियल बहुत स्वीट इंसान है। उन दोनों ने रात तो साथ बिताई थी लेकिन डेनियल ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके सपनों के राजकुमार जैसा है। लेकिन थोड़ी देर बाद डेनियल उसे कहता है कि आज तुम्हारे वापस जाने का अरेंजमेंट मैं करा चुका हूँ और तुम्हारी फ्रेंड फाई भी मेरे लोगों के साथ है। जैसे मैंने वादा किया था मैंने तुम्हारी सुरक्षा की है और अब तुम्हें वापस भी पहुंचाऊंगा। और मैंने तुम्हें कल ये बात नहीं बताई थी ताकि तुम सैड ना हो जाओ। आज हमारी आखिरी मुलाकात है। और इसके साथ ही वो उसे अपना कोट भी पहना देता है। वो दोनों किस करने ही वाले थे कि इतने में पास से एक गाड़ी गुजरती है और डेनियल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उनसे लिफ्ट मांगने लगता है। अब डेनियल उसे एक पोर्ट के पास लेकर आता है जहाँ पर उसके लोगों ने उनके जाने का इंतजाम किया हुआ था। डेनियल उसे ठीक से गुड बाय भी नहीं कह पाता कि इतने में वहां पर चैनमिंग और उसके लोग आ जाते हैं। पर फासाई को जैसे बुलेट से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार डेनियल को देखे जा रही थी। उसे नहीं समझ आ रही थी, उसे बस इतनी फिक्र थी कि वो लोग दोबारा मिल भी पाएंगे कि नहीं। फासाई सैड सैड सी जाने ही वाली थी कि डेनियल को सब पता था उसके दिल की हालत। वो एक दफा उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और उसे एक गुड बाय किस करता है। और बस उसके बाद फासाई वहां से जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसे जबरदस्ती वहां से भेज दिया जाता है। अब हमें थोड़े अरसे बाद का सीन दिखाते हैं। फासाई अपने ऑफिस में एक नॉर्मल जॉब कर रही थी। सब कुछ ठीक जा रहा था लेकिन डेनियल को कभी भी वो दिल से भुला नहीं सकी थी। उसे नहीं पता था कि वो अब कहाँ होगा, जिंदा भी होगा कि नहीं। लेकिन उसकी यादों को दिल में बसाए हुए उस पर एक नॉवल भी लिख देती है। इनफैक्ट फासाई तो उसका नाम भी नहीं जानती थी। वो उसे हमेशा मिस्टर जायंट कहा करती थी क्योंकि वो बहुत हाइटेड था। अब उसका नॉवल जब उसका बॉस देखता है तो वो कहता है कि ये तो बहुत इमेजिनरी लगता है, कुछ रियलिस्टिक लिख कर दिखाओ। लेकिन फाई कहती है कि ये सब रियल है। एक्चुअली ये सारा कुछ गैंगस्टर के साथ लव स्टोरी ये फासाई के साथ असल में हुआ है। पर फासाई इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं ये सब झूठ है, ये मेरी इमेजिनेशंस में है। अब उसकी फ्रेंड्स उससे नाराज होती हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला। लेकिन फासाई कहने लगती है कि मिस्टर जायंट और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। हम दोनों ने एक रात भी इकट्ठे गुजारी लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अगर किसी को पता चलेगा तो कोई मेरे पर विश्वास करेगा, सब मेरे बारे में बुरा बोलेंगे मेरे कैरेक्टर को लेकर। फिर फासाई खुद को गैदर करती और कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं ना ही कोई देवदास बनी हूँ। हाँ लेकिन उसकी चीज एक मेरे पास रह गई है जो कि मैं उसे वापस लौटाऊंगी। एक्चुअली उसका टूटा हुआ नेकलेस जो कि डेनियल की कोट की पॉकेट में था वो फासाई के पास ही रह गया था। उधर डेनियल आजकल हांगकांग में था। वहां पर एक राइवल गैंग की काम करने वाली लड़की उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उस पर हमला करने वाली थी कि डेनियल उसकी छुपी हुई गन निकाल लेता है। इन दी एंड वो लड़की वहां से भागते हुए मारी जाती है। और फिर उसके बाद हमें डेनियल के मॉम डैड को दिखाते हैं। डेनियल की मॉम ने उसके पास एक लेटर देखा था जो कि एक्चुअली फासाई का ही था और उसने उस लेटर को दोबारा से जोड़ दिया था। फासाई की निशानी उसके पास थी। उसकी मम्मी समझ जाती है, कहती है कि किसी स्पेशल लड़की का लगता है, उसे मुझसे कब मिलवाओगे। लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, मेरा उससे दूर रहना ही बेहतर है, वरना उसके साथ भी वही होगा जैसा बोटान के साथ हुआ था। वैसे तो दोनों गैंग्स एक दूसरे के दुश्मन थे लेकिन वो लोग अपने रीति रिवाज ढंग से पूरे करते थे। वो दोनों फैमिलीज आपस में पहले फ्रेंड्स हुआ करती थी। तो चैनमिंग के भाई के साथ एक एक्सीडेंट होता है, उसकी तबीयत खराब थी तो उसे देखने के लिए डेनियल की मम्मी जाती है। लेकिन वो जैसे ही उनको देखता है तो उसे दोबारा से अटैक हो जाता है और उसे बहुत मुश्किल से संभाला जाता है। अब नेक्स्ट डे फासाई बेचारी को पता चलता है कि उनकी मैगजीन कंपनी के प्रिंटिंग ऑफिस में आग लग गई थी जिसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है और बहुत ही जल्द वो लोग जॉबलेस भी होने वाले हैं और ना ही उनको इस दफा की सैलरी मिलेगी। वो काफी परेशान हो जाती है। जब घर आ रही थी तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जैसे ही मुड़कर देखती है वो घबरा कर वहां पर गिरने ही वाली थी कि उसे कोई पकड़ लेता है और वो होता है चैनमिंग जो कि बहुत रोमांटिक स्टाइल में उसे थामे हुए था। और इतने में पता चलता है कि व्हाइट टाइगर गैंग वाले ही उसका पीछा कर रहे थे। वो अपने लोगों को डांटता है और कहता है कि जिसने फासाई को तंग किया वो सब उसे अपोलोजाइज करो अभी के अभी। फासाई तो उनको देखकर काफी डर गई थी। वो उनको पहचानती थी कि मिस्टर जायंट के राइवल्स हैं। लेकिन चैनमिंग उससे कहता है कि एक्चुअली तुम्हारा हैंडबैग मेरे पास रह गया था और मैं यही लौटाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली चैनमिंग फासाई के करीब आने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसके पीछे उसकी एक चाल थी। वो कहता है कि मैं जिससे प्यार करता था वो बोटान थी, वो मर चुकी। बेशक इसकी शक्ल उस जैसी है लेकिन मैं इसे अपना शिकार पकड़ने के लिए इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे लगता है डेनियल बोटान की जैसी शक्ल होने की वजह से इसे प्यार करता है। और फिर साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि फासाई की प्रिंटिंग कंपनी में चैनमिंग ने ही आग लगवाई थी
ताकि वो जॉबलेस हो जाए और उसे पैसों की ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट डे चेनमिंग उसके मम्मी डैडी के रेस्टोरेंट में भी पहुंच जाता है। फासाई उसे देखकर डर गई थी और जल्दी में वहां से निकलने वाली थी कि चेनमिंग उसका रास्ता रोक लेता है। वो उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी डायरी देखी है और तुम्हारा आर्ट वर्क बहुत अच्छा है, फुल ऑफ इमोशंस। एक्चुअली मेरा भाई बीमार है और वो भी एक आर्ट लवर है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी कला के थ्रू उसकी हेल्प कर सकती हो क्योंकि उसका और तुम्हारा ड्राइंग स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है। अब वो उसे अपना एक कार्ड भी दे देता है। इतने में पास से डॉक्टर इट की गाड़ी गुजरती है और वो उसे देखकर रोक लेता है, उसे लिफ्ट देने की बात करता है और चेनमिंग के डर से वो डॉक्टर इट की गाड़ी में बैठ जाती है। वापसी पर इट उसे कहता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ और प्लीज मुझे माफ भी कर दो। मैं होप करता हूँ कि हम दोनों अभी भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। लेकिन फासाई को इट ने लिफ्ट दिया, ये सारा सीन डॉक्टर कविन ने भी देख लिया था और वो तो रोड के बीचों बीच इट की बहुत क्लास लगाती है और तमाशा खड़ा कर देती है। और यही सीन फासाई के ऑफिस के पास उसकी कुछ मेन सी कोलीग्स ने भी देख लिया था, जो कि ये सारा कुछ आकर ऑफिस में बॉस को भी बता देती हैं और उसके बॉस को समझ आ जाती है कि अभी के अभी डॉक्टर कविन के डैड ने उसे कॉल करके उनकी मैगजीन में आने वाली सारी एडवर्टीजमेंट्स बंद करा दी हैं। वो उनके बहुत बड़े स्पॉन्सर थे और अब उसको लग रहा था कि 4 दिन जो कंपनी चलनी थी वो लगता है कल ही बंद हो जाएगी। और बस इसी बात पर उन कोलीग्स का आपस में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इस सब की जिम्मेदार फासाई है, जबकि फासाई की साइड लेने वाली भी कुछ गर्ल्स थी और इसी तरह से उनकी कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि चेनमिंग ने झूठ बोला था। एक्चुअली आर्ट का काम तो वो खुद किया करता था और उसका भाई जो कि पहले ठीक होता था उसकी बहुत केयर करता था। कहता था कि तुम हमेशा अपने हाथ में यही पेंसिल रखना, मैं तुम्हारे हाथ में गन नहीं आने दूंगा, ये गैंगस्टर वाला काम मैं ही संभालूंगा, तुम्हारे हाथ गंदे नहीं होने दूंगा। अब नेक्स्ट डे फासाई के ऑफिस में हर तरफ सब खुशियां मना रहे थे। उन्हें पता चलता है कि उनके ऑफिस में उनकी मैगजीन में एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप आई है, जिसके बाद उनकी मैगजीन बच सकती है क्योंकि एक आदमी वहां पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है और वो इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जॉइंट डेनियल ही था। फासाई तो उसे देखती है तो एकदम खुश हो जाती है, लेकिन डेनियल वो अपनी नजरों से ऐसे दिखा रहा था, अनजान बन रहा था और वो इतना हैंडसम था और उसकी पर्सनैलिटी इतनी कमाल की थी कि ऑफिस की सारी लड़कियां चोरी चोरी उसे देख रही थी और उसकी दीवानी बन गई थी। फासाई उससे अकेले में पूछती है कि तुम मेरे सामने स्ट्रेंजर क्यों बन रहे थे, तो डेनियल उससे कहने लगता है कि हमारा सिर्फ 2-4 दिन का साथ था और ये मेरे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं था। हाँ, तुमने मेरी जान बचाई थी और उसके बदले मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एहसान का बदला चुकाने के लिए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स ही रहेंगे। उधर चेन ब्याओ भी खड़ा हुआ था और वो फाई के हाथ लग जाता है। फाई उससे पूछती है कि वो ये सब, फाई उससे कंफर्म करने लगती है कि क्या डेनियल इतनी सारी इन्वेस्टमेंट फासाई की खातिर कर रहा है ना, और ब्याओ को उसे बताना ही पड़ता है कि हाँ ऐसा ही है क्योंकि उसे वॉशरूम जाने की जल्दी थी और फाई उसे जाने नहीं दे रही थी। अब डेनियल जब वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ के बॉस को कहता है कि ये सारा कुछ मैं एक लेडी के लिए कर रहा हूँ। फासाई को बहुत स्पेशल लगता है, लेकिन साथ ही वो कह देता है कि वो लेडी मेरी मॉम है क्योंकि वो आपकी मैगजीन रेगुलर पढ़ती है और आपकी मैगजीन बंद हो, वो हर्ट हो, मैं ये चाहता नहीं हूँ। फासाई जब घर पहुंचती है तो पता चलता है उसके नाम एक पार्सल आया है। चेनमिंग ने उसे उसकी पहली सैलरी का चेक भेजा था। वो उसे कांटेक्ट करती है उसके दिए हुए कार्ड पर कॉल करके। उसका चेक उसे वापस लौटाना चाहती थी, लेकिन वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे इनकार करना चाहती हो तो उससे पहले प्लीज एक दफा मेरे भाई की कंडीशन तो देख लो, तुम जो भी फैसला करोगी मुझे एक्सेप्ट होगा। अब फासाई स्वीट हार्टेड थी और उसका दिल बहुत सॉफ्ट था, सब जानते हैं, इसलिए वो यस कर देती है। लेकिन जाने से पहले उसकी भी फोटोज बनाती है और उसकी बाइक की नंबर प्लेट की भी। कहती है कि अगर तुमने मुझे गायब किया तो मेरी फ्रेंड को पता होगा कि किसको पकड़ना है। चेनमिंग को उसकी इनोसेंस पर काफी हंसी आती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक गैंगस्टर था और इन चीजों से बिल्कुल नहीं डरने वाला था। अब फासाई जैसे ही अंदर जाती है तो उसके भाई की कंडीशन को देखकर उसे काफी दया आती है, लेकिन उसका भाई उसे देखते ही उसे बोटान बोटान बुलाने लगता है और उसे पकड़ने की भी कोशिश करता है। अब वो फासाई को साइड पर लेकर जाता है और उससे कहता है कि मेरे भाई की इस कंडीशन का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि डेनियल है और उसी ने ही मेरे डैड को भी मारा है। और साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि क्या जानती हो बोटान कौन थी, हम तीनों फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन डेनियल ने ना सिर्फ मेरे साथ विश्वासघात किया है बल्कि उस बोटान को भी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी अपने हाथों से मार डाला है। वो उसे अपने पास जॉब करने को कहता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि डेनियल से दूर रहना, वो इंसान नहीं बल्कि एक बीस्ट है। अब ये सुनकर फासाई अपसेट हो जाती है और वो घर जाने की बजाय आज फाई के पास जाती, अपने फ्रेंड से सब कुछ शेयर करती है जो भी चेनमिंग ने उसे बताया था। लेकिन फाई थोड़ी स्मार्ट थी, कहती है कि चेनमिंग पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, अगर तुमने कंफर्म करना है तो तुम ये सारी बातें खुद डेनियल से कंफर्म करके देखो। अब वो कहती है कि चेनमिंग की तरफ मैं जॉब तो करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उसके भाई की कंडीशन पर दया आ रही है और साथ ही साथ मुझे पैसे की भी बहुत प्रॉब्लम है। चेनमिंग उसे बहुत सारा पैसा ऑफर कर रहा था। एक्चुअली फासाई के डैड पर बहुत सारा कर्जा था जो कि वो उतारने में उनकी हेल्प करना चाहती थी।
अब फाई अपने ऑफिस से किसी तरह से डेनियल का नंबर निकलवाती है और उसे कॉल करती है, जो कि ऑफ कोर्स उसका असिस्टेंट ब्याओ कॉल उठाता है। वो उसे बता देती है कि डेनियल को बता देना कि चैनमिंग ने फासाई से कांटेक्ट किया है और वो उसे अपने यहाँ जॉब पर रखना चाहता है। और यही बात ब्याओ भी डेनियल को बता देता है और डेनियल ये सुनकर बिल्कुल शांत रहता है और कहता है कि उसका अपना फैसला है। दूसरी तरफ फासाई ने मैगजीन की जॉब छोड़कर चैनमिंग की तरफ काम करने का फैसला किया था। यही बात वो फाई से शेयर करती है और उसी टाइम पर कुछ कोलीग्स पीछे से ही सारा कुछ सुन लेती हैं। उनकी हमेशा फाई और उसके गैंग से दुश्मनी रहती थी और इसी बात पर उन दोनों की आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। वो गैंगस्टर्स की तरह लड़ रही थी और मिस्टर गैंगस्टर डेनियल भी ये सारा सीन बाहर से खड़ा देख रहा था। अब ऊपर से बॉस आ जाता है और डेनियल के सामने इंप्रेशन खराब रहा, वो सबको ऑर्डर देता है कि आप लोग सुलह करो। अब वही लोग जो पहले लड़ रहे थे एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे कि जैसे उनको ग्लू लग गई हो, अब वो डेनियल को खुश करने के लिए अपने ऑफिस का फ्रेंडली माहौल दिखाने लगते हैं। उधर फासाई ने पहले तो जॉब छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन उसके बाद अपने मम्मी डैडी को एक दफ़ा लड़ते हुए देखती है और उसके बाद उसे एक सबक मिलता है और वो ये था कि बाहर की बातों पर एतबार करके आपस का रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहिए। वो सोचती है कि वो चैनमिंग की किसी बात पर एतबार नहीं करेगी और डेनियल से खुद बात करेगी। डेनियल ने उसकी खातिर इन्वेस्टमेंट की है, उसका दिल ये जानता था और इसीलिए वो उस पब्लिशिंग कंपनी में अब जॉब नहीं छोड़ेगी। डेनियल तो काफ़ी सैड बैठा था। फासाई की खातिर ही तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा था और वो जॉब छोड़ के जा रही है, ये उसे पता चल गया था। लेकिन जब वो एकदम से देखता है कि फासाई दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर चुकी है और ऑफिस में आ रही है, तो उसके फेस पर क्यूट से स्माइल आ जाती है और ब्याओ भी उसकी ये स्माइल फील कर लेता है। अब डेनियल उसे देखकर ऑर्डर करता है कि इस कंपनी में जो भी काम चल रहा है उससे रिलेटेड मुझे ब्रीफिंग देने के लिए मुझे एक स्पेशल कोऑर्डिनेटर चाहिए और वो मैं चाहता हूँ कि फासाई बने। अब उसके बाद डेनियल डायरेक्टली चैनमिंग से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुम किस लिए फासाई के पीछे फिर रहे हो। इस सब के पीछे जो तुम्हारा मकसद है वो मैं अच्छे से पहचानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूँगा कि फासाई से खुद को दूर रखो। लेकिन चैनमिंग इमोशनल हो जाता है और उससे कहने लगता है कि हम कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन तुम अब मेरे मुजरिम बन चुके हो और मैंने तुमसे बदला लेना है। डेनियल भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने आज तक मुझसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। मैं पुरानी कहानी नहीं खोलना चाहता, लेकिन आज के लिए इतना ही कि आइंदा फासाई के करीब ना जाना। अब चैनमिंग गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, फिर एक बैट लगाते हैं, 1-on-1 हम फाइट करेंगे और बिना हथियार के जो कोई दूसरे को हरा देगा वो बैट जीत जाएगा। अगर तुम जीत गए तो फिर मैं फासाई के करीब नहीं जाऊंगा। यहाँ पर डेनियल ऑफ कोर्स चैनमिंग से अच्छा फाइटर था, वो उसे हराने वाला था, वो उसे बहुत बुरी तरह से घायल भी कर सकता था कि इतने में उसे कुछ बचपन की यादें आने लगती हैं। एक्चुअली वो दोनों फ्रेंड्स हुआ करते थे और जब कभी वो लड़ते थे तो बोटान उनकी सुलह कराया करती थी और बस इसी वजह से बोटान की याद में वो उसे जिंदा छोड़ देता है। लेकिन तब तो उनकी दोस्तों वाली लड़ाई होती थी, पर अब वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। डेनियल उसे छोड़कर जा रहा था, लेकिन चैनमिंग का असिस्टेंट उसके पास एक हथियार फेंकता है, जिसके बाद वो जाते हुए डेनियल पर पीछे से वार कर देता है और उसे ठीक ठाक घायल भी कर देता है। उधर डेनियल के पास जो ब्लैक बुक थी जिसमें चैनमिंग के खिलाफ कुछ रिकॉर्ड था, वो उसका फ्रेंड उससे मांगता है और कहता है कि मैं इसे पुलिस को देकर चैनमिंग के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन डेनियल उसे साफ इनकार कर देता है कि मैं ऐसा कोई भी यूज उसका नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट डे फासाई ने डेनियल को एक प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन बॉस उसे कहता है कि डेनियल आज यहाँ नहीं आ रहा, इसलिए तुम उसके ऑफिस में जाओ और वहाँ पर जाकर उसे ब्रीफिंग दो। अब वो उसके ऑफिस में पहुँच जाती है, लेकिन डेनियल इतना बिजी था कि उस पर नजर उठाकर भी नहीं देखता और उसे इतनी देर वेट कराता रहता, इग्नोर करता, अपने सामने बिठा लेता है। अब कभी उसके क्लाइंट आ जाते थे तो कभी उसे किसी से मिलने के लिए जाना पड़ता था। अब वो सारा दिन उसका वेट करती रहती है। शाम को जब वो फारिग होकर आता है तो तब तक तो फासाई सो ही चुकी थी। उसके पास ही वो प्रेपरेशन थी जो कि आज उसने प्रेजेंट करनी थी उसके सामने। वो लव से रिलेटेड एक फिलॉसफी थी और वो फिलॉसफी इतनी अच्छी थी कि डेनियल को उस पर बहुत प्यार आता है, लेकिन वो उसे जगाता नहीं, उसका लेटर खामोशी से पढ़कर वहीं पर रख देता है। फासाई की जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो 3 घंटे से सो रही थी, लेकिन डेनियल ने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था। अब वो उठती है तो डेनियल से कहती है कि प्लीज आप मेरी प्रेजेंटेशन तो सुन लें, लेकिन वो कहने लगता है कि 5 के बाद मैं ऑफिस का कोई काम नहीं करता, इसलिए अब तुम जाओ, तुम्हें छुट्टी। फासाई सोचती है कि मुझे बॉस से बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि आज उसने अप्रूवल लेटर डेनियल से लेकर ही आना था। लेकिन उसे फाई की कॉल के थ्रू पता चल जाता है कि डेनियल ने उसकी प्रेजेंटेशन को बहुत पसंद किया है और बॉस को कॉल करके उसकी तारीफ भी की है और अप्रूवल भी भेज दिया है। अब फासाई जैसे ही बाहर निकलती है तो एक ड्राइवर उसके लिए दरवाजा खोलता है और इतने में डेनियल उसे कहता है कि आज रात में तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। फासाई भी उसे थैंक्स करना चाहती थी, लेकिन वो कहने लगता है कि ऑफिस टाइमिंग के बाद काम की कोई बात नहीं।
फासाई ने ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट देने के लिए जाना था, जो कि उससे ब्याह ले लेता है और कहता है कि आप बॉस के साथ जाएं, ये मैं ऑफिस पहुंचा दूंगा। अब वो ऑफिस के बाहर खड़ा होकर अपनी गैंगस्टर से रिलेटेड कोई मरने मारने की बातें कर रहा था कि इतने में पीछे से एक कोलीग ये सारी बातें सुन लेती है। ऑफ कोर्स उसका हुलिया भी गैंगस्टर्स वाला था। वो ये सारा कुछ सुनकर डर जाती और चुपचाप वापस जाने वाली थी कि इतने में ब्याह ने उसे देख लिया था। अब वो उसी कॉल में कहने लगता है कि अगर कोई मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने आए तो उसके हाथ भी काट देना, और हाँ, पैर भी, और जुबान भी ना छोड़ना। और ये बहुत फनी सीन था, जिस तरह से वो लड़की इतना डर गई थी। फासाई डेनियल के साथ जब डिनर पर जाती है तो वो वहाँ पर देखती है हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव थी। अब वो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें देखकर कुछ भी नहीं मंगवाती, बल्कि सिर्फ फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर कर देती है। डेनियल समझ गया था तो वो उसकी तरफ से खुद ही ऑर्डर कर देता है। अब वो बहुत प्यार से उसे कहता है कि एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम चैनमिंग की तरफ जॉब ना करो। उसके भाई को मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, तुम्हारी तरह किसी मामूली लड़की की नहीं। तुम वहाँ काम करोगी तो तुम्हें खतरा हो सकता है। वो उसकी बहुत केयर करता था और इसके साथ ही वो उसकी लव से रिलेटेड वही फिलॉसफी जो उसने प्रेजेंटेशन में देनी थी उसके सामने बोल देता है। उसे एक एक शब्द याद था। ये सब सुनकर फासाई काफी टची हो जाती है। अब उसके बाद हमें एक और कैरेक्टर का पता चलता है। खालिद एक गैंगस्टर था और वो गन्स वगैरह की डीलिंग करता था। एक दफा वो डेनियल के पास एक डील के लिए आता है और हमें पता चलता है कि उसकी व्हाइट टाइगर गैंग से हमेशा दुश्मनी ही रही है। इतने में यहाँ पर खालिद पर कोई अटैक कर देता है। इन दी एंड वो इस फायरिंग में बच तो गया था, लेकिन जो बंदा उनको मिला था उसकी बॉडी पर व्हाइट टाइगर गैंग का एक टैटू बना हुआ था। ये देखकर खालिद को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा चैनमिंग के घर पर ही अटैक करा देता है। वो बहुत पावरफुल था। अब वो उसे एक लास्ट वार्निंग दे रहा था और साथ ही साथ उसने एक बंदा भेजा था और उसके थ्रू यही मैसेज दिया था कि दुश्मनी तुमने मेरे साथ स्टार्ट की है और अब इसका बदला तुम्हें मिलेगा ही सही। चैनमिंग काफी गुस्से में आता है और अपने राइट हैंड से पूछता है कि क्या ये सारा कुछ तुमने तो नहीं कराया, मुझसे पूछे बगैर क्यों खालिद पर अटैक कराया। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये सारा कुछ डेनियल की साजिश होगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब चैनमिंग सोचता है कि डेनियल ने इस तरह की गिरी हुई हरकत की है मुझसे दुश्मनी निभाने के लिए, तो मैं भी हर गिरी हुई हरकत करूंगा। और एक्चुअली उसको फंसाने के लिए वो दोबारा से फैसला करता है कि वो फासाई को ही यूज करेगा। और फासाई को कैसे यूज करना है ये वो अच्छे से जानता था। उसकी फैमिली में हमेशा ही पैसे का प्रॉब्लम रहता था। उसके डैड एक दफा अपने फ्रेंड से मिलने गए हुए थे तो वो उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उसके डैड को किसी इशू में फंसा देते हैं और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करके बहुत सारा पैसा भी मांगते हैं। उसके डैड की वहाँ पर फाइटिंग भी हो जाती है, लेकिन चैनमिंग ने ऑर्डर किया था कि उनको सिर्फ डराना है, मारना नहीं। फिर भी थोड़ी बहुत फाइटिंग में वो काफ़ी जख्मी हो गए थे और उसके बाद वो अपनी बेटी फासाई को भी कॉल कर देते हैं। अब फासाई अपने डैड को लेने के लिए वहाँ पहुँचती है, लेकिन इतने में गुंडे उनको पकड़ लेते हैं और यहाँ पर वो फासाई के साथ भी बुरा बर्ताव कर रहे थे कि इतने में ऊपर से चैनमिंग आता है और उसको बचा लेता है। अब चैनमिंग उसकी हेल्प करता है और उसके डैड को भी बचा कर लेकर जा रहा था कि इतने में उसके डैड को हार्ट अटैक हो जाता है। अब वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। उसके डैड की इतनी कंडीशन खराब हो गई थी कि उन्हें एंजियोप्लास्टी की जरूरत थी। ये सुनकर फासाई परेशान हो जाती है, जबकि चैनमिंग वो वापस आकर अपने हायर किए हुए गुंडे पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि उन्हें सिर्फ डराना था, तुमने इतना स्ट्रेस दिया कि वो बेचारे हॉस्पिटल पहुंच गए, उसकी वजह से फासाई कितनी टेंशन में है। अब वो गुंडा चैनमिंग से काफी सारी मार खाता है, लेकिन वहां से जाते जाते उसके राइट हैंड थियान को कहता है कि मुझे श्योर हो गया है कि यंग मास्टर चैनमिंग को उस लड़की से प्यार हो चुका है। अब चैनमिंग को कहीं ना कहीं काफी गिल्टी फील हो रहा था। एक्चुअली वो रियल में ही लगता था फासाई को लाइक करने लगा है। वो सोचता है कि वो उसकी जरूर हेल्प करेगा। फासाई को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी अपने डैड की सर्जरी के लिए। चैनमिंग एक दफा उसके पास जाता है और उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और तुम्हें पैसों की। तो ऐसा करते हैं कि हम एक डील कर लेते हैं, मैं तुम्हें जितना चाहोगे पैसा दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम मेरे लिए जॉब करोगी। वो बोलती है कि तुम्हारे भाई को मेरी नहीं बल्कि मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, लेकिन वो कहने लगता है कि उस सिलसिले में नहीं, बल्कि डेनियल के पास मेरा कोई ब्लैक रिकॉर्ड है और वो ब्लैक बुक तुम मेरे पास लेकर आओगी। तो अफवाह उससे पूछती है कि उस ब्लैक बुक में क्या तुम्हारे कोई इलीगल काम है, लेकिन चैनमिंग उससे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं, बल्कि ये डेनियल ही है जिसने मेरे डैड का मर्डर किया और उसके बाद मेरा कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा उसने चुरा लिया था। इसको वो अब गलत रंग में पुलिस के सामने प्रेजेंट करना चाहता है। अफवाह को इतनी तो समझ आ गई थी कि मैं इतना जान चुकी हूँ कि मेरे डैड के साथ जो भी हुआ है उसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ होगा। वो उसे एक थप्पड़ भी दे मारती है। साथ ही फासाई उसे कहती है कि तुम्हारा ये काम तो मैं जरूर कर दूंगी, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ या फिर डेनियल के साथ धोखा, बल्कि ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम दोनों की दुश्मनी खत्म हो जाए। अब उसके बाद फासाई जब हॉस्पिटल जाती है तो देखती है डेनियल भी उसके डैड को देखने के लिए आया हुआ था। डेनियल उसे साइड पर लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारे डैड के साथ जो कुछ हुआ क्या इसके पीछे मेरे कोई दुश्मन तो नहीं, क्योंकि वो लोग तुम्हें पहचानते हैं। लेकिन फासाई उसकी तसल्ली करा देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं।
वो बोलती है मेरे डैड ने उनको माफ़ कर दिया है, और साथ में ये भी कहती है कि जिस तरह से मेरे डैड ने खुले दिल से किसी को माफ़ किया है, तुम भी किसी को माफ़ करना सीखो। वो समझ गया था कि इसका इशारा चैनमिंग की तरफ है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कोई बात कर दे, डेनियल को शक होता है कि कोई है जो उनकी बातें चोरी चोरी सुन रहा है। वो तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पर दोनों बॉयज के बीच फाइटिंग होती है और हमें पता चलता है कि ये लड़का वो फासाई का एक कजन है जिसका नाम है पीथैप। एक्चुअली पीथैप एक पुलिस कॉप है। फासाई उनके बीच बचाव कराती है और फिर वो फासाई को कहता है कि सिर्फ तुम्हारा बॉस ही नहीं है, बल्कि मुझे पता चला है कि इसका ताल्लुक गैंगस्टर्स से है, लेकिन मेरे पास इसके पक्के सबूत नहीं। जिस दिन वो हाथ लग गए उस दिन ये बचेगा नहीं। अब जब पीथैप वहां से जा रहा था तो फासाई की एक फ्रेंड नुक से उसका आमना सामना हो जाता है। वो उसे डेनियल के बारे में पूछता है कि वो तो तुम लोगों का भी इन्वेस्टर है। तो आगे से नुक बातों बातों में उसे कह देती है कि हाँ, उसका और फासाई का कितना सुंदर मैच बनता है। लेकिन इसी बात पर पीथैप को गुस्सा आ जाता है। ऐसा लगता है कि वो खुद भी फासाई को लाइक करता था। कहाँ का अच्छा मैच, देखा है उन दोनों की हाइट में कितना डिफरेंस है। क्या फासाई सारी जिंदगी अपना सिर ऊपर उठा उठा कर उससे बातें करेगी? इस तरह से तो उसकी गर्दन में स्ट्रेच पड़ जाएगा। तुम लोग उसके फ्रेंड हो या फिर दुश्मन? जबकि फाय वो ब्याओ के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि तुमने मेरी फ्रेंड नूक से ऐसा क्या कहा है कि वो तुम्हें जब भी देखती है तो डर के कहीं ना कहीं छुप जाती है। ब्याओ हमेशा उसे इग्नोर करता था और आज भी ऐसा ही करता है, लेकिन फाय उसके पीछे पीछे चलती रहती है। एक स्ट्रेचर से टकराने की वजह से वो गिरने वाली थी कि ब्याओ उसे थाम सकता था, रोमांटिक सीन बन सकता था, लेकिन वो उसे नीचे गिरा देता है। फाय को गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो यहाँ पर नोटिस करती है कि ब्याओ एक बच्चे को देखकर इमोशनल हो रहा है और वो बच्चा अपने डैड के लिए वहाँ पर रो रहा था। फाय ने बहुत ज्यादा मूवीज देखी थी। वो उसके पास जाती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी आंखों के दर्द से कि यकीनन तुम्हारे डैड के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, वो तुमसे बिछड़ गए होंगे। मैं भी तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी अनाथ हूँ। ब्याह उसके इतना ओवर और पर्सनल होने से तंग आ गया था। इतने में वो उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है कि उसका बाजू पकड़ता है और मोड़ के रख देता है। फाई की चीखें आसमान तक पहुंची थी और उसके बाजू में फ्रैक्चर भी हो गया था। ब्याह अब फाई से कहता है कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ तो तुम्हारे सारे बिल्स मैं ही पे करूंगा। इस बात पर डेनियल उसे घूर कर देखता है तो ब्याह को थोड़ी शर्म आती है और वो उसे अपोलोजाइज करता है। और बाहर आकर डेनियल उसे वार्निंग भी देता है कि तुम्हारा गुस्सा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है, इसे काबू में रखो। फासाई के डैड का ऑपरेशन हो गया था जो कि सक्सेसफुल भी रहा था और ये सब डॉक्टर कविन ने किया था। फासाई उसके पास जाती है और उसका थैंक्स करती है, लेकिन वो जवाब में उसे कहती है कि थैंक्स की बजाय सिर्फ इतना एहसान कर दो कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना। फासाई उससे कहती है कि थैंक्स तुम्हारा डबल बनता है, एक तो डैड की सर्जरी के लिए और दूसरा इसलिए कि तुमने इट जैसे लड़के को मेरी जिंदगी से दूर कर दिया। ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है और कविन बस चीखती ही रह जाती है। अब एक दफा चैनमिंग फासाई से मिलता है तो फासाई उसकी और डेनियल की सुलह कराने की बात करती है, लेकिन वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं। उसने मेरे डैड को भी मारा और तो और मेरे खिलाफ प्लानिंग को कभी छोड़ता भी नहीं। उसने खालिद पर खुद अटैक कराया और सारा कुछ मेरे पर डाल दिया। उसके और मेरे हालात नॉर्मल होना इम्पॉसिबल है। उधर फासाई को दिखाते हैं वो एक दिन अपना पेन खो जाने के बहाने डेनियल के ऑफिस में घुस जाती है और वहाँ की तलाशी लेने लगती है। डेनियल ने भी नोटिस कर लिया था। उसे लग रहा था कि जैसे इसकी नजरें कुछ तलाश कर रही हैं, अपने बॉल पर नहीं बल्कि कोई और ही चीज। उसके बाद वो उसे घर तक ड्रॉप करने की बात करता है तो रास्ते में भी वो उसकी गाड़ी की जगह जगह तलाशी लेने की कोशिश करती है। इवन के ब्याह के हाथ में एक डायरी देखकर उसे लगने लगता है कि कहीं यही तो ब्लैक बुक नहीं। अब रास्ते में एक बाइक वाला आता है और वो उन पर अटैक कर देता है। वो उससे मुकाबला करते हैं और उनकी फायरिंग की वजह से फासाई बहुत डर गई थी। डेनियल उसे प्रोटेक्ट करता है और उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो वो कहता है कि इस वक्त मेरा घर ज्यादा करीब है, खतरा है, इसलिए हम पहले वहीं जाएंगे। एक्चुअली ये सारा कुछ चैनमिंग नहीं कराया था ताकि फासाई को डेनियल के घर में एंटर होने का मौका मिल सके और वो वहाँ से ब्लैक बुक ढूंढ सके। चैनमिंग फासाई को मैसेज भी करता है और बताता है कि किन किन जगहों पर ब्लैक बुक हो सकती है। इसी बीच डेनियल करीब आ गया था और फासाई का फोन भी गिर गया था। वो डर जाती है कि कहीं ये मैसेज ना पढ़ ले, लेकिन लगता था कि डेनियल को उस पर पूरा भरोसा है। अब डेनियल की एक मीटिंग स्टार्ट हो गई थी और उसने फासाई को गार्डन में जाने को बोला था, लेकिन वो बाथरूम यूज करने के बहाने ऊपर चली जाती है और फिर डेनियल के कमरे में घुस जाती है। वो वहाँ जगह जगह तलाशी ले रही थी। इतने में डेनियल भी मीटिंग वाइंड अप करके ऊपर अपने कमरे में आ जाता है और उसके आने की आवाज सुनकर फासाई कबर्ड में जाकर छुप जाती है। लेकिन फासाई को ये अंदाजा नहीं था कि वो जब कबर्ड में बैठी बाहर देख रही होगी तो उसी टाइम पर डेनियल अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देगा। वो ड्रेस चेंज करना चाहता था और फासाई उसे इस तरह से देखकर काफी एक्साइटेड और नर्वस भी हो रही थी। इतने में उसे थोड़ी शोर की आवाज आती है। वो जाकर कबर्ड खोलता, उससे पहले ही ब्याह आता है और डेनियल को अपने साथ लेकर चला जाता है। एक्चुअली डेनियल को ब्याह यही दिखाना चाहता था कि उनके घर के इर्द गिर्द इस टाइम पर चैनमिंग मौजूद है और डेनियल को इतना भी अंदाजा हो गया था कि जो खालिद पर अटैक कराया था वो चैनमिंग ने नहीं कराया था, बल्कि वो समझ जाता है कि कोई और है, कोई तीसरा इंसान जो कि इन दोनों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है।
डेनियल काफी पॉजिटिव इंसान था और उसकी ये बातें फासाई भी बाहर खड़े सुन लेती है। जब डेनियल बाहर आता है तो वो देखता है कि फासाई जब कबर्ड में छुपी हुई थी तो उसकी वजह से उसकी नाक पर चोट लग गई है। अब वो उसे जबरदस्ती उठाता है, अपने बेड पर लेकर जाकर बिठाता है और फिर उसकी ब्लीडिंग क्लियर करने लगता है। लेकिन फासाई उसके इतने क्लोज आने से बहुत नर्वस हो रही थी क्योंकि उसने तो शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी। वो उसे बोलती है कि जाओ और पहले शर्ट पहन कर आओ। वो भी उसे टीज करने के लिए कहने लगता है कि क्या मैं इतना हैंडसम और हॉट हूँ। वो बोलती है कि हाँ हो, अब तसल्ली हो गई, प्लीज जाओ और कपड़े पहनो, मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। और उसके बाद वो उसके घर से चली जाती है। अब फासाई अपनी फ्रेंड्स के पास जाती है और बताती है कि ब्लैक बुक तो नहीं मिली, लेकिन इतना पता चल गया कि कोई इंसान है जो कि चैन मिंग और डेनियल के बीच कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है। और फाई उसे तो ये सुनते ही सारा शक होने लगता है बेचारे ब्याओ पर। वो कहती है कि मैंने भी देखा था, उसकी बॉडी पर दोनों ही गैंग्स के टैटू बने हुए थे, जो कि बहुत अजीब बात है। अब देखना, मैं इस पर नजर रखूंगी और इसे पकड़वा के ही रहूंगी। अब एक दिन डेनियल मैगजीन वाले ऑफिस में आया हुआ था। ब्याओ थोड़ा साइड पर जाता है किसी काम के लिए और फाई ने तो पहले ही उस पर नजर रखी हुई थी। वो उसका पीछा करने लगती है, उसे तलाश करती है। इतने में वो उसके पीछे से ही खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तो अपने लेसेस बंद करने के लिए आया था, लेकिन तुम आजकल बहुत सस्पिशियस हरकतें कर रही हो। और उसे अपनी गन दिखाकर डराने की कोशिश करता है, पर फाई इतनी ऊंची ऊंची चीखें मारती है कि पूरा का पूरा ऑफिस डेनियल समेत बाहर निकल आता है। अब ब्याओ किसी और से डरता ना डरता, लेकिन डेनियल की गुस्से वाली आंखों से काफी डर जाता है। अब डेनियल उन सारों को ऑफिस में बुलाता है। फाई कहने लगती है कि इसने मुझे फिर से डराने की कोशिश की है, पहले एक दफा मेरा बाजू भी तोड़ चुका है। मैं तो इसे सिर्फ इतना ही कह रही थी कि आज मेरी फ्रेंड्स बिजी हैं, मैं खुद तो गाड़ी चला नहीं सकती, तो ये अपनी जिम्मेदारी उठाए और यही आज मुझे ड्राइव करके मेरे घर तक छोड़ेगा। चन ब्याओ तो साफ इनकार कर देता है, लेकिन डेनियल जब उसे गुस्से से देखता है तो उसे मानना ही पड़ता है। अब शाम को डेनियल फासाई के घर पर आता है उसके डैड का हाल चाल पूछने के लिए, और वहाँ पर डैड और मॉम उसे और फासाई को इकट्ठे देखकर सोचने लगते हैं कि ये दोनों इकट्ठे कितने अच्छे लगते हैं, दोनों ही बहुत सुंदर थे। इतने में डॉक्टर इट भी ऊपर से आ जाता है, जो कि ऑफ कोर्स डेनियल और फासाई को इकट्ठे देखकर जेलस जरूर हुआ था। और तो और डैड ने भी उसे ठंडी मीठी ऐसी बातें लगाई थी कि जिसकी वजह से इट के कानों से धुआं निकलने लगता है। वो उसे यही दिखाना चाहते थे कि अगर तुमने मेरी बेटी को छोड़ा है धोखा देकर, तो उसके लिए तुमसे भी हैंडसम और रिच लड़के लाइन बनाकर खड़े हैं। जबकि उधर ब्याओ आज बहुत स्वीट बना हुआ था। वो फाई के लिए गाड़ी का दरवाजा भी खोलता है और उसे बहुत प्यार से उसके घर तक ड्रॉप करता है, लेकिन फाई ने तो कुछ और प्लानिंग की हुई थी। वो एक दूसरी गाड़ी में उसकी गाड़ी का पीछा करने लगती है, क्योंकि उसे तो ब्याओ पर शक जो था कि यही डेनियल और चैन मिंग के बीच कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। जबकि उधर घर पर डैड और मॉम जब फासाई से डेनियल के बारे में पूछते हैं तो वो मान जाती है, कहती है कि वाकई मैं डेनियल को लाइक तो करती हूँ, लेकिन अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मेरे लिए सही लाइफ पार्टनर है कि नहीं। जबकि उधर डेनियल डॉक्टर इट को बहुत सारी बातें लगाता है और कहता है कि मैं फासाई को लाइक करता हूँ और बहुत ही जल्द उसे प्रपोज भी करने वाला हूँ। आई होप तुम इस बात को सीक्रेट रखोगे। जबकि उधर ब्याओ वो आज बहुत गुस्से में था। उसने पीछा किया हुआ था चैन मिंग का, वो उस पर अटैक कर देता है, उसे मारता है, बहुत घायल करता है। और ये सारा सीन उसका पीछा करने वाली फाई भी देख लेती है, जो कि मैसेज कर देती है तुरंत ही फासाई को, और वो मैसेज डेनियल पढ़ लेता है जिसके पास ही फासाई का फोन पड़ा हुआ था। उधर ब्याओ तब तक जब तक डेनियल पहुंचता है चैन मिंग को मार मार के उसे बिल्डिंग से नीचे भी गिरा देता है। अब डेनियल नेक्स्ट सीन में बहुत गुस्से में था, वो ब्याओ के मुंह पर एक थप्पड़ भी दे मारता है। ब्याओ उसे सॉरी करता है और कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ चैन मिंग को डराना चाहता था। अगर मैं उसे मारना चाहता तो मैंने बिल्डिंग के नीचे कोई सॉफ्ट मैट्रेस ना रखा होता, बल्कि वहां से गिराकर उसे कब का मार दिया होता। अब उसके बाद फासाई ब्याओ के पास आती और उसे पूछती है। वो बताता है कि मेरा पास्ट बहुत ट्रेजिक है, मैं खुद पहले व्हाइट टाइगर गैंग में होता था। एक्चुअली उसके डैडी व्हाइट टाइगर गैंग के फाउंडर और उसके हेड थे, और वही व्हाइट टाइगर गैंग का असली सक्सेसर भी है। चैन मिंग के डैड ने उसके डैड को मार दिया था उसकी नजरों के सामने, और उससे उसकी पोजीशन भी छीन ली और खुद उस गैंग के हेड बन गए। ब्याओ बताता है कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया था, और अपने मॉम डैड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने के बाद मैं भी जीना नहीं चाहता था, लेकिन डेनियल ने आकर मुझे बचाया था और मुझे कहा था कि तुम्हारे मरने के बाद उनकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी अगर तुमने भी खुद को खत्म कर लिया। और बस तभी से मैंने उसके गोल्डन ड्रैगन गैंग को ज्वाइन कर लिया, और इसीलिए मेरी बॉडी पर दोनों टैटूज हैं। ब्याओ ये भी कहता है कि सारा कुछ मैंने तुम्हें तभी बताया है जब मुझे तुम पर भरोसा हो गया है कि तुम कोई बुरी इंसान नहीं, और हाँ मैं ये भी जानता हूँ कि तुम डेनियल को लाइक करती हो और वो भी तुम्हें, वरना तुमने क्या समझा था कि मेरी आंखें और कान बंद है। उसके पास सबूत भी था कि वो चैन मिंग के साथ मिली हुई है और ब्लैक बुक तलाश कर रही है, लेकिन उसने ये बात अभी तक डेनियल को नहीं बताई थी। वो कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हें ब्लैक बुक नहीं मिलेगी, लेकिन फासाई कहती कि सच में मेरा मकसद गलत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के बीच लड़ाई और फसाद की असल वजह खत्म हो जाए। चैन मिंग को एक्चुअली डेनियल अपने ही घर पर लेकर आ गया था, और जैसे ही उसे होश आता है तो वो बहुत गुस्सा करता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी गन में बुलेट्स ही नहीं थी, तो इतने में वो फासाई को यूज करता है
और उसके थ्रू वो वहाँ से भाग जाने का रास्ता निकाल लेता है। डेनियल खामोशी से फासाई को उसके साथ जाने देता है और कहता है कि मुझे यकीन है ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि चैनमिंग दिल से बुरा इंसान नहीं। अब वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो अपने आदमियों से कहता है कि फासाई को उसके घर सेफ्टी से पहुंचा दिया जाए, लेकिन फासाई जाने के लिए तैयार नहीं होती। वो अंदर जाती है, उसके लिए पेन किलर भी लाती है और उसके लिए पॉरिश भी बनाती है, लेकिन चैनमिंग कहता है कि वो खुद अंदर आकर मुझे दे। अब वो अंदर जाते ही उनकी कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं जान चुकी हूँ कि खालिद पर उस दिन अटैक डेनियल ने खुद नहीं कराया था, बल्कि कोई तीसरा इंसान है जो तुम दोनों के बीच लड़ाइयाँ कराना चाहता है, और अगर डेनियल तुम्हें खत्म करना चाहता होता तो आज तुम इस वक्त जिंदा ना होते। लेकिन चैनमिंग उसकी बात समझने की बजाय आगे से उसे फोर्स्ड किस करने लगता है, और इस बात पर फासाई गुस्से में आ जाती है, उसे एक थप्पड़ भी दे मारती है और कहती है कि अगर कोई गलत है तो वो तुम हो, डेनियल नहीं, क्योंकि मैंने डेनियल के मुंह से तुम्हारी कोई बुराई, कोई क्रिटिसिज्म कभी भी नहीं सुना। और ये भी बोलती है कि मैं दिल से सोचती हूँ, दिमाग से नहीं, मैं सिर्फ तुम दोनों की सुलह कराना चाहती हूँ, और मेरे हिसाब से तुम दोनों के बीच सिर्फ कन्फ्यूजन है। अब जब फासाई अपने घर वापस लौट जाती है तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि डेनियल भी उसके घर के बाहर खड़ा हुआ था, और जब वो उसे सेफ एंड साउंड वापस देखता है तो उसे तसल्ली हो जाती है। उधर डॉक्टर इट कविन को मनाते मनाते उसे ये कह बैठता है कि मेरा फासाई से कोई रिलेशन नहीं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम खुद पता करा लो, तो उसका अपना एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम डेनियल है, और वो बहुत रिच और बहुत हैंडसम भी है, इसलिए वो मेरी तरफ क्यों देखेगी। अब डॉक्टर कविन बाद में डेनियल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे वो इतना अच्छा लगता है कि उसकी नीयत उस पर खराब हो जाती है। वो बाद में फासाई की एक कोलीग से मिलती है जो कि इस टाइम पर उसकी राइवल हुई थी और उसकी पुरानी क्लासमेट भी थी। दूसरी तरफ हमें व्हाइट टाइगर गैंग के थियान को दिखाते हैं जो कि चैनमिंग का राइट हैंड था। उस पर आज कोई अटैक कर देता है, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई वहां पर आता है जो कि ओलिवर था। ओलिवर एक्चुअली इंटरपोल से था और वही पहले बार बार डेनियल से चैनमिंग के खिलाफ ब्लैक बुक मांगता था, लेकिन अब उसने साइड बदलने का फैसला कर लिया था क्योंकि डेनियल तो उसकी एक नहीं सुनता था। वो सोचता है कि क्यों ना व्हाइट टाइगर गैंग से ही गोल्डन ड्रैगन गैंग की कोई बातें निकलवाई जाएं। लेकिन साथ ही साथ वो थियान से कहता है कि चैनमिंग तुम्हारा बॉस होने के लायक ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई क्वालिटीज ही नहीं है लीडरशिप वाली। उधर फासाई पर कोई नजर रखे हुए था और इतने में वो नीचे उतरती है और वो देखती है जाकर तो डेनियल उसके आगे आ जाता है और उसे देखकर वो आदमी वहां से भाग जाता है। उन सारी फ्रेंड्स के साथ ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा था। नूक के घर में कोई घुस गया था तलाशी लेने के लिए, और उसी टाइम पर फाय को जब ये बता रही थी तो फाय को भी कोई किडनैप करके चला जाता है। लेकिन फाय को बचाने के लिए उसका अपना हीरो आ जाता है जो कि ब्याओ था। वो उसे किडनैपर से बचा लेता है और उसके बाद जब उसके पास बुलेट्स खत्म हो गई थी तो वो उसे अपने साथ ब्रिज से नीचे पानी में छलांग लगाने को कहता है। जब वो लोग स्विमिंग करके बाहर निकले थे तो वो पूरी भीगी हुई थी। ब्याओ अब एक हीरो की तरह से आगे बढ़ता है और उसे कवर करता है, लेकिन रोमांटिक सीन बनने से पहले ही वो उसे कह देता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें इस तरह से देखकर मेरी आईज में इन्फेक्शन ना हो जाए। उधर डेनियल ने फासाई के घर पर उसकी सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को खड़ा कर दिया था, लेकिन उसकी मम्मी को शक होने लगता है। वो कहती है कि मुझे गैंगस्टर या माफिया टाइप का लगता है, ये करता क्या है एक्चुअली। और आगे से फासाई कहती है कि एक बिजनेसमैन है। अब पीथेप इन्वेस्टिगेशन के लिए डेनियल के घर पर भी आता है और उसे कहता है कि इन तीनों फ्रेंड्स के घर पर अचानक से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। यहाँ पर डेनियल पीथेप को पहचान गया था कि वो फासाई के लिए शायद फीलिंग्स रखता है, तो वो उसके सामने फासाई को अपनी गर्ल कह देता है, और ये बात ब्याओ ने भी फील की थी। वो उसे पॉइंट आउट करता है कि आप उसके लिए आजकल कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो रहे हैं। उनकी ये बातें डेनियल के डैड भी सुन लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि उनका बेटा किसी आम सी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए। वो उसे कहते हैं कि क्या तुम भूल गए बुटार ने तुम्हें कैसे धोखा दिया था, और साथ ही साथ वो फासाई की सारी इन्फॉर्मेशन भी निकलवा लेते हैं। उधर चैनमिंग को अब अपनी फीलिंग्स का अंदाजा हो चुका था। उसे लगता है कि वो फासाई के लिए फॉल करने लगा है, तो वो उसे देखने के लिए उसके घर पर आ जाता है। उसकी मम्मी से भी मिलता है बहुत काइंड होकर, लेकिन बाद में फासाई को वो क्लियरली बताने ही वाला था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन वो उसे चुप करा देती है। अब उसके बाद डेनियल भी उसके घर पर आता है और वहां से जाते जाते चैनमिंग उससे कह कर जाता है कि मैं तुम्हारे साथ खुलेआम युद्ध का ऐलान करता हूँ दिल के मामले में। फासाई के लिए मैं और तुम दोनों ही फाइट करेंगे। अब डेनियल उसे साइड पर लेकर जाता है और उससे पूछता है, तो वो कहती है कि मेरी भी चैनमिंग के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर डेनियल के फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर वो अपनी गर्ल को गोल्डन ड्रैगन ब्रेसलेट भी पहनाता है और कहता है कि तुम कभी नहीं उतारोगी, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें पहना रहा हूँ। और इसके बदले फासाई भी उसे एक शर्त रख देती है और वो यही थी कि तुम हमारी मैगजीन के लिए मॉडलिंग करोगे। एक्चुअली उसके बॉस ने उस पर कब से दबाव डाला हुआ था। उसे लगता था कि सिर्फ वो फासाई की ही बात मानेगा। अब डेनियल के साथ फोटोशूट में कौन सी मॉडल गर्ल होगी ये डिसाइड करने के लिए वही राइवल वाली कोलीग डॉक्टर कवन का नाम ले देती है, क्योंकि उसी के डैड उनके दूसरे बड़े स्पॉन्सर थे।
ये सुनकर फासाई काफी जेलस होती है क्योंकि उससे उसका पिछला बॉयफ्रेंड तो छीन चुकी थी, अब अगले के साथ वो मॉडलिंग करेगी, ये वो कैसे बर्दाश्त करेगी। अब फोटोशूट वाला दिन आ जाता है और कविन जब पहली दफा डेनियल को सामने देखती है तो उस पर अपना दिल हार बैठती है। लेकिन डेनियल के दिल में सिर्फ और सिर्फ फासाई ही थी। वो उसके पीछे जाता है और कहता है कि इस ब्रेसलेट का ख्याल रखना, गिरा मत देना क्योंकि अभी ये अनलॉक था। और फिर हमारे दूसरे कपल को दिखाते हैं। फाय चोरी चोरी ब्याओ की फोटोज ले रही थी, वो उसे पकड़ लेता है तो वो उसे भाषण देने लगती है कि देखो अगर तुम अनाथ हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम स्माइल करना छोड़ दो, मुझे ही देखो मैं कितनी खुश जिंदगी गुजारती हूँ। अब वो पहले तो उसकी बातें नहीं सुनता, लेकिन बाद में उसकी फ्रेंड देख लेती है कि ब्याओ स्माइल करने की प्रैक्टिस कर रहा है और फाय को ऐसा लगता है कि उसकी बात सीधी ब्याओ के दिल को लगती है। उधर कविन जानबूझकर फासाई को नीचा दिखाती है, उससे अपने शूज पहनवा कर, और फिर उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो अब इट को रीयूज कर सकती हो क्योंकि मेरी तरफ से वो फारिग हो चुका है। और साथ ही साथ फासाई को साफ समझ आ जाती है कि ये डेनियल के साथ अपने अच्छे इरादे नहीं रखती, वो उसका अगला बॉयफ्रेंड उसे छीनने वाली थी। इतने में उनके फोटोशूट वाले सीन पर कोई आता है जो कि फासाई को साइड से किडनैप करके चला जाता है। लेकिन जिसने भी किडनैप किया था उसे ये नहीं पता था कि फासाई ने जो ब्रेसलेट पहना हुआ है उसके थ्रू डेनियल उसे तलाश कर लेगा। वो उसकी लोकेशन निकाल लेता है, उसे बचा लेता है और उसमें सारा कुछ रिकॉर्ड भी हो गया था। उसे पता चल जाता है कि इसके पीछे उसके अपने डैड का हाथ है। वो डैड से फोन करके उनसे लड़ता है तो डैड कहते हैं कि ये लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं थी। और यहीं पर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि एक्चुअली गोल्डन ड्रैगन गैंग से सारे इलीगल काम उसके डैड ही कराया करते थे, लेकिन जब से डेनियल उस गैंग का लीडर बना था वो उसे लीगल एक्टिविटीज में यूज करने लगा था। एक्चुअली डैड यही कहते थे कि भूटान ने एक दफा तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक करके हमारे गैंग को नुकसान पहुंचाया था और देखना अब फासाई भी ऐसी ही निकलेगी क्योंकि ये आम सी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, गरीब घरों की। अब डेनियल आता है और फासाई का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है और कवन ये सीन देखकर काफी जेलस होती है। डेनियल उसे अपने साथ अपने फार्म हाउस पर ले आया था और उससे कहता है कि आज के दिन तुम मेरे साथ यहीं पर ही समय बिताओगी क्योंकि मैं बहुत अपसेट हूँ और हाँ मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उधर पीथ हैप का चैन ब्याओ के साथ आमना सामना होता है और वो दोनों आपस में एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और उसके थ्रू अंदाजा हो जाता है चैन ब्याओ को कि आजकल जो भी उल्टे सीधे काम हो रहे हैं फासाई की फ्रेंड्स के साथ वो कोई और नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर गैंग का राइट हैंड थियान ही करा रहा है। वो चैनमिंग को तुरंत ही कॉल करता है और कहता है कि थियान तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, बहुत से ऐसे काम कर रहा है जो तुम उसे ऑर्डर नहीं करते और वो अपनी मर्जी चलाता है। उधर फासाई फ्रेश होकर बाहर निकलती है तो देखती है डेनियल ने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था। वो उससे पूछता है कि क्या फासाई तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगी। उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ अपने डैड की बातें आ रही थी, लेकिन फासाई कोई भी जवाब देती उससे पहले ही डेनियल बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसने उसके लिए कपड़ों का भी अरेंजमेंट कर लिया था। फासाई बहुत स्पेशल फील करती थी, डेनियल उसके बारे में हर चीज़ का इतना ख्याल रखता था। अब वो उसे दोबारा से गोल्डन ड्रैगन ब्रेसलेट पहना देता है और कहता है मैंने इसमें से कैमरा निकाल दिया है इसलिए तुम जरा भी परेशान ना होना, ये अब मेरे प्यार की निशानी है। उसने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी और बदले में फासाई भी उसे आई लव यू टू बोल देती है। फासाई अब बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी ही देर की थी क्योंकि थोड़ी देर बाद उसे एक वीडियो मैसेज आता है और वो था थियान का। उसने उसकी मम्मी को बेहोश किया हुआ था उसके अपने ही घर पर और वो कहता है कि अभी की दफा मैं तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, जल्द से जल्द चैनमिंग वाली ब्लैक बुक लेकर आओ वरना मैं अगली दफा इनको टपका दूंगा। अब फासाई बहुत परेशान होती है, घर कॉल करती है तो पता चलता है कि कल उसकी मम्मी को सिर पर चोट लग गई थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी, लेकिन मम्मी को अंदाजा नहीं था कि किसी ने उसके घर में घुसकर किया है। अब उसके बाद डेनियल फासाई को अपने साथ लेकर भूटान की कब्र पर जाता है। उसे बताता है कि मैं उससे प्यार करता था लेकिन वो एक गैंगस्टर की वाइफ नहीं बनना चाहती थी। वो बहुत सारा पैसा लेकर हमारे बारे में इंफॉर्मेशन लीक करके हमारी जिंदगियों से जाने ही वाली थी कि वो पकड़ी गई और गद्दारी की तो एक ही सजा होती है और वो थी मौत। लेकिन उसे बचाने के लिए मैंने उसे कहा था कि तुम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेना, तुम पानी में गिरोगी और फिर मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर उसने वो जैकेट नहीं पहनी थी और उसने खुद ही खुद को सजा दे डाली थी जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब वो फासाई से पूछता है कि मैं दूसरी दफा प्यार करने जा रहा हूँ लेकिन मैं धोखे से बहुत डरता हूँ, क्या तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी। और वो उससे कह देती है कि ऐसा नहीं होगा और फिर उसके बाद वो फोन पर किसी ब्लैक बुक के बारे में बात करने लगता है। फासाई वो सब सुन लेती है, वो उसे साइड पर भेज देता है और भूटान की कब्र के साइड से उसने एक ब्लैक कलर की बुक निकाली थी। फासाई ने चोरी चोरी देख लिया था। अब जब डेनियल वहाँ से चला गया था तो वो ऐसा करती है कि वहीं पर वापस आती है और उसी ब्लैक बुक को खोल कर देखती है, लेकिन अंदर से उसके सारे पेजेस बिल्कुल वाइट थे, वो क्लियर थी और उसके सामने डेनियल खड़ा हुआ था। डेनियल ने उस पर विश्वास किया था लेकिन उसका उससे सारा भरोसा उठ चुका था। एक्चुअली ये सारा कुछ डेनियल को उसके डैड ने ही बताया था कि किस तरह से चैनमिंग के लिए काम करती है, चाहो तो आजमा के देख लो।
और फिर जब उसने आजमाया तो फासाए पूरी नहीं उतरी। वो फेल हो गई विश्वास के इम्तिहान में। फासाए उसे रोकती है और कहती है कि मैंने किसी पैसे की खातिर नहीं किया, बल्कि मैं चाहती थी कि तुम दोनों की सुलह हो जाए। मेरी नीयत गलत नहीं थी और ना ही मैं बेवफा हूँ। डेनियल कहता है कि मैंने तुम पर विश्वास किया था और भरोसे पर ही हर रिश्ता चलता है, लेकिन जैसे ही भरोसा खत्म हमारा रिश्ता भी खत्म हो चुका। और इतने में चैन मिंग भी वहां पर पहुंच जाता है। वो जैसे ही देखता है फासाए रो रही है तो वो डेनियल से लड़ाई करने लगता है, लेकिन वो उन दोनों की लड़ाई को खत्म करने को बोलकर वहां से चली जाती है रोती हुई। अब चैन मिंग उसे मनाने की कोशिश करता है। वहां पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, वो पैदल जा रही थी। वो उसे कहती है कि अब तुम खुश हो गए, मेरा और डेनियल का रिश्ता भी खत्म हो गया, क्योंकि मुझे कल ब्लैकमेल किया था तुम्हारे ही आदमी ने कि वो मेरे मम्मी डैडी को मार देगा, इसलिए मैंने जल्दी की और अब मैं और डेनियल हमारा प्यार खत्म हो चुका। ये सुनकर चैन मिंग भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसा करने का ऑर्डर नहीं दिया था। अब वो उसे अपने साथ लिफ्ट देता है, क्योंकि वहां से बाहर जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। वो उसे विश्वास भी दिलाता है कि इस सब में मेरा हाथ नहीं था, मैंने नहीं किया, और क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? एक बार मुझे मौका दो, विश्वास तो करके देखो। चैन मिंग जाकर थियान पर सारा गुस्सा निकालता है, लेकिन वो कहने लगता है कि मैं आपका वफादार हूँ, इसलिए आपकी खातिर ही तो वो ब्लैक बुक हासिल करना चाहता था, लेकिन सॉरी, आइंदा आपके ऑर्डर के बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगा। उधर बियाओ भी डेनियल को हार्ट ब्रोकन देखकर बहुत परेशान होता है और उससे कहता है कि मैं भी जानता था कि फासाए क्या करने आई है, लेकिन मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया था, क्योंकि मैं भी चाहता था कि ब्लैक बुक चैन मिंग को मिल जाए और आप दोनों की लड़ाई ही खत्म हो जाए। लेकिन डेनियल को फासाए के बारे में कोई भी बात नहीं सुननी थी। अब फासाए को उसके बॉस ने एक और बुरी खबर दी थी, और वो ये थी कि उनकी मैगजीन का एनुअल इवेंट आने वाला था और उसमें वो चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर कवन और डेनियल दोनों को बुलाना चाहता था इकट्ठे, क्योंकि सबको उनकी जोड़ी बहुत मैचिंग लगी थी उनके फोटोशूट के दौरान। और कवन वो तो बहुत जल्दबाज थी, उसने इट से अपनी एंगेजमेंट खत्म कर दी थी कि तुमने फासाए से बेटर चॉइस चूज की थी और मैंने तुमसे बेटर चॉइस चूज कर ली है, हम दोनों अब इवन हो चुके। उधर चैन मिंग वो तो फासाए के प्यार में बिल्कुल दीवाना हो गया था और वो ऐसा करता है कि पता करा लेता है फासाए को किसने किडनैप किया था, उसका हाथ भी काट देता है और उसको भेज देता है गोल्डन ड्रैगन वालों के घर पर, क्योंकि वो जान चुका था कि ये डेनियल के डैड का काम है। लेकिन ब्याओ डर गया था कि यही बात वो फासाए को भी बता देगा और फिर डेनियल का और उसका रिश्ता और भी खराब हो जाएगा। और उसके बाद चैन मिंग ऑफिस में आता है और उसकी फ्रेंड्स को सॉरी भी करता है, कहता है कि मेरी राइट हैंड ने सारा कुछ किया था थियान ने, और उसके बिहाफ पर मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। सॉरी के तौर पर वो फाए को चैन ब्याओ की एक स्माइल करती हुई फोटो भी देता है, जो कि ऑफ कोर्स फाए के लिए सबसे कीमती चीज थी। और तो वो इतना रोमांटिक भी हो गया था कि एक कुली को कह देता है कि अभी तो मैं फासाए का फ्रेंड हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द इसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। उधर डेनियल का डैड उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल दोबारा से टूट गया है, कहा था ना ये लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं, मैं अब तुम्हारे लिए कोई मैचिंग लड़की ढूंढूंगा। और इतने में उनकी मैचिंग लड़की उस ऑफिस में पहुंच जाती है और वो थी डॉक्टर कवन, जो कि डेनियल से मिलने के लिए वहां पर आई थी। और वहीं पर ही किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, वो उसे फर्स्ट एड देती है, उसकी जान बचा लेती है। और यहाँ पर वो इतनी हीरो लग रही थी कि डेनियल के डैड को वो पहली ही नजर में बहुत पसंद आ गई थी। वैसे भी वो बहुत अमीर फैमिली से थी और उन दोनों की फैमिलीज का पावर में भी एक दूसरे से मैच बनता था। वो जबरदस्ती उन दोनों को लंच पर भेज देते हैं। अब डॉक्टर कवन उससे कहती है कि एनुअल फंक्शन के लिए हमें इनवाइट किया गया है, हमारे ड्रेसेस क्यों ना हम ट्राई करने के लिए चलें। और वो लोग जिस बुटीक पर जाते हैं वहां पर उस टाइम पर फासाए भी पहुंची हुई थी, ऑफिस के एक काम के सिलसिले में आई थी, लेकिन चैन मिंग भी उसका पीछा करते हुए वहां था और उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रहा था। डेनियल उसे चैन मिंग के साथ देखकर सैड हो जाता है और जेलस फील करता है, और ऑफ कोर्स फासाए भी ऐसा ही फील कर रही थी। चैन मिंग भी यहाँ पर डेनियल को चैलेंज कर देता है और कहता है कि तुम मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि वो तुम्हें बहुत जल्द भुलाने वाली और मेरी गर्ल बनने वाली है। अब डेनियल तो गुस्से में पागल हो गया था। वो एक दफा चेंजिंग रूम में उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ जैसे मैं तड़पाऊं तुम भी तड़पो। और इसी बीच धक्कम पेल में थोड़ी सी फासाए की शर्ट भी गलती से फट गई थी। अब वो गुस्से में आ जाती है और रोती हुई बाहर निकलती है। अब चैन मिंग उसे कवर करता है। उसे लगा था कि डेनियल ने इस पर हाथ डालने की कोशिश की है, वो उसे मारना चाहता था, पर फासाए बीच बचाव कराती है और कहती है कि प्लीज मुझे घर ले जाओ। लेकिन इस सब में डेनियल को खुद पर इतना गुस्सा आया था कि उसने अपना हाथ भी जख्मी कर लिया था, जिस हाथ की वजह से ये गलती हुई थी। उधर फाए आज ब्याओ को जबरदस्ती अपने साथ एक अनाथ आश्रम लेकर जाती है, जहाँ से वो बड़ी हुई थी। वहाँ पर वो बच्चों के साथ अच्छा समय गुजारना चाहती थी और चाहती थी कि ब्याओ भी हंसना सीखे, लेकिन वो बच्चों के साथ बहुत रूडली बिहेव करता है। जब वो उसे फेस पर पेंट लगा देते हैं, फाए से उसे डांट भी पड़ती है कि तुम कितने रूड इंसान हो, और वो सोचती है कि मैं कहाँ इससे प्यार कर बैठी, अब तो मैं इसे छोड़कर मूव ऑन कर जाऊंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो ब्याओ के दिल में फाए की बातें बैठ चुकी थी। वो बच्चों के साथ मजे से खेल रहा था और वो सोचती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं तो इसी से प्यार करूंगी।
यहाँ पर ब्याओ ने फाई के बैग से गिरी हुई अपनी पुरानी फोटो भी देख ली थी, स्माइलिंग वाली। जब वो सुनता है कि ये चेनमिंग ने दी है तो वो सुनकर काफी हैरान रह जाता है और चेनमिंग फासाई को ड्रॉप करता है। कहता है कि मेरे बारे में दिल से सोचना, दिमाग से नहीं। अगर मुझे चूज करोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। उधर डेनियल अपने डैड के राइट हैंड के पास जाता है, जिसका राइट हैंड इस टाइम पर कट चुका था। वो उसे कहता है कि अब तुम किसी काम के नहीं रहे, गैंगस्टर्स की दुनिया तो तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन जाते जाते मुझे एक सवाल का जवाब दोगे अगर, तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। और वो सवाल यही था कि क्या चेनमिंग के फैमिली के साथ जो जुल्म हुआ है वो सब करने को मेरे डैड ने ऑर्डर किया था। अब उस जख्मी गैंगस्टर के थ्रू डेनियल को इतना पता चल गया था कि चेनमिंग के मॉम डैड के साथ जो भी हुआ उसके पीछे उसके डैड का हाथ नहीं था, बल्कि कोई और ही था जिसका नाम अभी हमें नहीं बताते। उधर चेनमिंग से मिलने के लिए वो ओलिवर आता है, लेकिन वो उससे मिलने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम डबल गेम खेल रहे हो। और वो उसे हिपोक्रेट कहता है, कोई भाव नहीं देता और भेज देता है कि डेनियल से ब्लैक बुक मैं खुद ही निकलवा लूंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। अब जिस दिन फासाई की मैगजीन में स्पेशल इवेंट था तो उस दिन चेनमिंग उसके घर पर आता है और उसकी मम्मी को एक बहुत अच्छा सा ड्रेस देता है कि फासाई को दे दें, और फासाई को वो जाकर वही ड्रेस पहनने पर मजबूर कर देती हैं। अब वो बहुत सुंदर सा रेडी होकर जब उस इवेंट में चेनमिंग के साथ पहुंचती है तो डेनियल उसे पहले तो देखता ही रह जाता है और बहुत जेलस भी होता है। लेकिन फासाई जैसे ही डेनियल को देखती है तो उसे वही स्टोर वाला इंसिडेंट याद आ जाता है, उसकी हैरेसमेंट, और उसे देखते ही वो चेनमिंग का हाथ थाम लेती है उसे जलाने के लिए। एक्चुअली चेनमिंग ने उस इवेंट को अटेंड करने के लिए इसे स्पॉन्सर कर दिया था, इसीलिए उन्होंने उसे वीआईपी गेस्ट के तौर पर वहां पर बुलाया था। अब डेनियल को इतना गुस्सा आता है कि वो सारे बाकी कोलीग्स पर अपना गुस्सा निकाल देता है और कहता है कि मुझे फासाई के अलावा कोई और कोऑर्डिनेटर नहीं चाहिए। अब उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डर जाती है और फासाई से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम ही आओ, तुम इसे संभालोगी, क्योंकि उसने कहा है तुम्हारे अलावा उसे कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए। अब फासाई अंदर आती है और उसे सारी ब्रीफिंग देने लगती है आज के इवेंट के बारे में, पर उसे किसी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जब वो जाने लगती है तो उसका हाथ थाम कर उसे वहीं पर सोफे पर गिरा देता है और फिर फासाई उसे डराने के लिए बोलती है कि मैं चिल्लाने लग जाऊंगी, सारे लोग अंदर आ जाएंगे। लेकिन डेनियल को कौन सा किसी की परवाह थी, वो उसे किस कर लेता है। लेकिन फासाई भी शोर नहीं मचाती। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक याद रखो। लेकिन जब डॉक्टर कवन वहाँ आती है तो डेनियल जानबूझकर फासाई को जलाने के लिए कहता है कि मैं उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, अब तुम बाहर चली जाओ। अब उस इवेंट की ओपनिंग पर फासाई कंपेयरिंग करती है और एक रोमांटिक सी पोइट्री के साथ ही वो बहुत कुछ डिस्क्राइब कर रही थी, जो कि एक्चुअली उन्हीं की ही रोमांटिक लव स्टोरी पर बेस करता था। डेनियल ये सब कुछ समझ सकता था, लेकिन वो इवेंट जैसे ही स्टार्ट होता है डेनियल और कवान स्टेज पर थे, कोई वहां पर फायरिंग कर देता है। लगनी तो डेनियल को थी लेकिन कवान को लग जाती है और फिर इतने में वहां पर फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी। ऑफ कोर्स गैंगस्टर्स को किसी इवेंट में बुलाएंगे तो अंजाम तो ऐसा ही होगा। यहाँ पर चेनमिंग फासाई को अपनी जान से भी बढ़कर प्रोटेक्ट करता है और हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये सारा कुछ थियान ने कराया था, और वो भी ओलिवर को कहकर। यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि चेनमिंग डेनियल पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन गोली उसके पीछे खड़े हुए एक दुश्मन को मार देता है जो कि एक्चुअली उस पर अटैक करने के लिए आया था। उसने आज डेनियल की जान बचाई थी। थियान जब ये सारी प्लानिंग कर रहा था तो उस टाइम पर चेनमिंग का भाई भी उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। अब जब चेनमिंग घर आता है तो वो थियान से पूछने लगता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, लेकिन वो उसकी तसल्ली करा देता है ये कहकर कि डेनियल के बहुत सारे दुश्मन हैं, उन्हीं में से ही कोई होगा। जबकि उधर फासाई के घर पर नेक्स्ट डे डॉक्टर इट आता है। अब डॉक्टर कविन तो उसे डंप कर ही चुकी थी, तो उसका मन था कि फासाई को वापस पाए। वो उसके मॉम डैड को भड़काने लगता है कि उस इवेंट में जो भी फायरिंग हुई थी उस सब के पीछे डेनियल का हाथ था, वो अच्छा इंसान नहीं है, उसके साथ रहने से फासाई भी डेंजर में फंस जाएगी। ये सुनकर ऑफ कोर्स उसके मॉम डैड बहुत डर जाते क्योंकि वो बहुत आम से इंसान थे। अब फासाई अपने मॉम डैड की तसल्ली कराने की कोशिश करती है कि एक्चुअली वाकई वो गैंगस्टर्स से तो है, लेकिन ये सब उसके डैड का काम था। अब वो सारा कुछ बदल रहा है, अपने डैड के चलाए हुए बिजनेस के स्टाइल को और हर ढंग को अब वो लीगल काम करता है। मम्मी तो खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि डेनियल तो तुम्हारे डैड को पसंद था, मुझे तो चेनमिंग पसंद है। लेकिन फासाई जब बताती है कि एक्चुअली वो भी गैंगस्टर ही है तो ये सुनकर तो मम्मी हैरान रह जाती है कि इतना क्यूट सा और डिम्पल वाला लड़का वो गैंगस्टर कैसे हो सकता है। जबकि डेनियल की जान बचाने पर उसका थैंक्स करने के लिए आज चेनमिंग के घर पर डेनियल और उसकी मम्मी आते हैं। डेनियल चेनमिंग से कहने लगता है कि तुमने मुझ पर एक एहसान किया है, तो क्या इस एहसान के बदले तुम्हें वही ब्लैक बुक ही चाहिए होगी। जबकि मम्मी ऊपर चेनमिंग के भाई से मिलने के लिए चली जाती हैं। अब ब्याओ यहाँ पर कुछ बातों को नोटिस करता है और उसे पता चल जाता है कि जिसने डेनियल पर अटैक किया है उसके बारे में ही चेनमिंग का भाई कुछ बातें बता रहा है। उसकी टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन से उसे इतना समझ आ गया था कि ये थियान ही था जिसने ये ऑर्डर दिया था। वो जाकर डेनियल को भी इन्फॉर्मेशन देता है और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि चेनमिंग की नाक के नीचे उसका भरोसा जीतने के बाद जब वो घर पर नहीं होता तो उसके भाई पर
पर थियान ही टॉर्चर किया करता था और आज भी ऐसा ही होता है। इसी टॉर्चर के बीच उसे कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं और लग रहा था कि इस चोट से उसका मानसिक संतुलन ठीक होने जा रहा है। अब एक दफ़ा चैनमिंग जब फसाई के घर पर आता है तो उसके डैड गुस्से में आ जाते हैं, नाइफ उठाकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरी लाश से गुजरोगे तो ही इस घर में घुसोगे। लेकिन फसाई उनको शांत कराती है और बताती है कि आपके ट्रीटमेंट के लिए जो भी पैसा था वो सब चैनमिंग ने ही दिया था। ये सुनकर वो एक दफ़ा शांत हो जाते हैं और उसके बाद अकेले में उससे पूछते हैं कि मुझे पता है कुछ भी फ्री नहीं होता, इसके बदले में तुमने क्या लिया फसाई से। और वो भी सच बोलता है कि मुझे डेनियल से एक ब्लैक बुक चाहिए थी और वही मैंने इसे लेने के लिए भेजा था। और इसी बात पर डैड उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं। और इतना बड़ा गैंगस्टर बस प्यार में पड़ चुका था, सारा कुछ खामोशी से बर्दाश्त करता रहता है और कहता है कि आपको अधिकार है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सच बता रहा हूँ कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे बहुत खुश रखूंगा। लेकिन डैड कहते हैं वो तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए सपने देखते रहो। अब फसाए अपने डैड की तरफ से सॉरी करती है, लेकिन चैनमिंग उसे क्लियरली कह देता है कि तुम्हारे प्यार में मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। उधर एक दिन ओलिवर को पता चल जाता है कि चैनमिंग के भाई के साथ ये सारा बुरा बर्ताव करने के पीछे थियान ही है। वो थियान से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो बताता है कि एक्चुअली मैं एक अनाथ था, उसे चैनमिंग के डैड नहीं पाला था और वो व्हाइट टाइगर गैंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था। लेकिन यहाँ पर चैनमिंग का भाई अक्सर उसकी इंसल्ट करता रहता था, उसे नीचा दिखाता था। और बस इसी वजह से उसके दिल में इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि उसे लगता था कि चैनमिंग या उसका भाई वो ये अधिकार नहीं रखते कि इस गैंग को लीड करें। और इसी वजह से उसने चैनमिंग के डैड को मरवा दिया था। मारने की तो भाई को भी कोशिश की थी, लेकिन वो जिंदा बच चुका था, पर वो मेंटली इल हो गया था, इसलिए अब ध्यान को उससे कोई खतरा नहीं था। इसी बीच उनकी एक ब्लैक बुक भी थी जिसमें वो सारा रिकॉर्ड था कि उन्होंने किस किस गवर्नमेंट ऑफिसर को ब्राइब किया है। एक्चुअली ये रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था व्हाइट टाइगर गैंग के लिए। अगर ये रिकॉर्ड निकल जाता तो व्हाइट टाइगर गैंग भी फंस जाता और डेनियल ने ये रिकॉर्ड चोरी करा लिया था चन ब्याओ को भेजकर। इसलिए थियान अब डर रहा था, जब तक वो ब्लैक बुक नहीं निकल आती तब तक वो व्हाइट टाइगर गैंग का हेड नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगर वो बुक सामने आई, पुलिस ने ले ली तो फिर चैनमिंग ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि वही तो व्हाइट टाइगर गैंग का हेड है। और अगर वो बुक उनको वापस मिल गई तो उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वो चैनमिंग को भी रास्ते से हटाकर खुद व्हाइट टाइगर गैंग का लीडर बन जाएगा। ओलिवर बहुत चालाक था, उसने ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और इसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग वो डेनियल को सुनवा कर एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन थियान उससे भी 2 हाथ आगे था, उसने उसे पकड़ लिया था और उसे बहुत टॉर्चर करता है। डेनियल वहीं पर खड़ा वेट करता रहता है, लेकिन यहाँ पर उसके डैड पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमसे 2 हाथ आगे, मुझे सब पता है तुम कब किससे मिलने के लिए जाते हो, इसलिए तुम्हें इस इशू में पड़ने की कोई जरूरत नहीं कि चैनमिंग के डैड को किसने मरवाया, व्हाइट टाइगर गैंग में क्या चल रहा है, तुम अपने मतलब से मतलब रखो। एक्चुअली डेनियल के डैड थियान से भी राब्ते में रहते थे, हर तरफ क्या चल रहा है उन्हें हर खबर होती थी, लेकिन क्या चैनमिंग के मॉम डैड को मारने में उनका कोई हाथ है कि नहीं ये अभी हमें नहीं पता चलता। अब फसाए जब एक दिन ऑफिस में गई हुई थी तो वहीं पर ही डेनियल भी आया हुआ था और वो चाहता था कि वो मैगजीन से अपने शेयर्स वापस ले ले, क्योंकि उनकी मैगजीन खुद स्टैंड ले चुकी थी। यहाँ पर बॉस फसाए को कहता है कि डॉक्टर कवन को हॉस्पिटल में जाकर हम लोगों की तरफ से एक फ्रूट बास्केट भी गिफ्ट करो और उसका हाल चाल भी पूछो। डेनियल कहने लगता है कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तो मैं फसाए को लेता जाऊंगा। अब हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए चैन ब्याओ जानबूझकर गाड़ी में एक कट मारता है और फसाए सीधा डेनियल के ऊपर जाकर गिरती है। अब डेनियल भी उसे टीज करता है और कहता है तुम जानबूझकर मेरे क्लोज होने के बहाने ढूंढ रही हो। और फिर हॉस्पिटल पहुंचते ही वो उसे जेलस कराने के लिए कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं डॉक्टर कवान को लिली से एलर्जी है, इसलिए दूसरे वाले फ्लावर्स लेकर आओ। फसाए ये देखते ही हैरान रह जाते कि इसे कवान की इतनी डिटेल्स कैसे पता। अब अंदर जाकर भी वो उसका हाथ पकड़ता है, उसका हाल चाल पूछता है, उसे खुद बिठाता है और बस ये सारे मोमेंट्स फसाए के दिल पर किसी तीर की तरह जाकर लगते हैं। फसाई देखकर बाहर निकल जाती है। अब डेनियल को क्या जरूरत थी कवान के क्लोज रहने की, वो भी कमरे से बाहर ही निकल आता है। डेनियल उससे कहता है कि चैनमिंग मेरी बात नहीं सुन रहा, उसे उसकी सेफ्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बताना है, उसे यहाँ पर बुलाओ। तो फसाई भी चैनमिंग को बिना बताए कि डेनियल यहाँ पर है उसे वहाँ मिलने के लिए बुला लेती है। अब डेनियल उससे कहने लगता है कि तुम अपने आंखें और कान खुले रखो, कहीं तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे नाक के नीचे तो नहीं। उसका इशारा तियान की तरफ था, लेकिन चैनमिंग को उस पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो बचपन से लेकर बड़े होने तक उनके साथ रहा था, उनके एक भाई की तरह। चैनमिंग उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ वहां से निकल जाता है और डेनियल ब्याओ से कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, इसे मुझ पर कभी विश्वास नहीं होता। और हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली डेनियल ने अभी तक वो ब्लैक बुक अपने पास इसलिए रखी हुई है क्योंकि जैसे ही वो निकलेगी उसे अंदाजा था कि तियान चैनमिंग को भी मार देगा। जब तक ब्लैक बुक सेफ है तब तक चैनमिंग भी सेफ है।
उधर फाय तो खुशी से पागल हो जाती है जब उसके फोन पर पहली दफा चन ब्याओ की कॉल आती है। वो उसे सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलता है और वो ये था, कॉल 1 मिनट की हो या 1 सेकंड की। वो तो इसी बात से खुश थी कि उसकी स्क्रीन पर ब्याओ का नंबर अपीयर हुआ। और फिर फासाई के मॉम डैड को दिखाते हैं दो गैंगस्टर से। उनको तो बेहतर ऑप्शन लग रहा था कि डॉक्टर इट ही एक शरीफ इंसान है, तो गैंगस्टर से रिश्ता रखने की बजाय क्यों ना डॉक्टर इट से ही दोबारा फासाई का पैचअप करा दिया जाए। और तो और वो ये भी सोच रहे थे कि इट से कर्जा लेकर वो चैनमिंग के दिए हुए पैसे उसे वापस लौटा दें। अब नेक्स्ट डे फासाई अपने ऑफिस से बाहर एक काम करने के लिए जाती और किडनैप हो जाती है। डेनियल को एक वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें फासाई के ऊपर एक बम लगा हुआ था और वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। अब वो उसके फोन की लोकेशन चेक करता है तो पता चलता है कि वो उसके घर के इर्द गिर्द की ही है। तो अब उसके मॉम डैड को पता ना चले, वो उसके फ्रेंड्स को साथ मिलाता है और उसके घर के इर्द गिर्द उसे तलाश करने की कोशिश करता है। डेनियल फाइनली उसी के घर के बैकयार्ड में एक बॉक्स में बंद हुआ उसे ढूंढ लेता है। अब वो उसका बम डिस्पोज ऑफ करता है और उसके बाद उसे उठाकर ले जाता है हॉस्पिटल की तरफ। मॉम डैड भी ये सारा कुछ देख रहे थे। डेनियल रास्ते में उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। और फिर डेनियल को समझ आ जाती है कि ये सारा कुछ उसे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा था। एक्चुअली वो अपनी एक शिपमेंट देखने के लिए जा रहा था और अब वहाँ से लेट हो जाता है। जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि वहाँ पर किसी ने ड्रग्स छुपाई हुई थी और ऊपर से पुलिस भी पहुँच जाती है। एक्चुअली ये सारी तियान कॉन्ग की चाल थी। वो चाहता था कि डेनियल उसके रास्ते से हट जाए क्योंकि वो चैनमिंग को उसके खिलाफ बहकाने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली पीथैप को यहाँ पर कुछ शक होने लगता है और उसे बाहर से ब्राइब देने की भी ऑफर्स आ रही थी कि किसी तरह से डेनियल को बहुत बुरे केस में फंसा दो। लेकिन पीथैप जाकर डेनियल से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर तुम ड्रग्स स्मगल कर रहे होते तो इस तरह से रंगे हाथों ना पकड़े जाते, तुम इतने भी इडियट नहीं हो। अब नेक्स्ट डे डेनियल की बेल तो हो जाती है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो बहुत सारे गैंग्स के मेंबर उसके घर पर आए हुए थे जो कि यही कह रहे थे कि तुमने खुद ही हम सारों को मजबूर किया कि लीगल काम करो, ड्रग्स का धंधा छुड़वाया और अब खुद तुम ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए हो, इसलिए तुम हम सारे गैंग्स को हेड करने के काबिल नहीं रहे। अब डेनियल के डैड भी पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, डेनियल वाकई अब लीडर रहने के कैपेबल नहीं। और डेनियल भी चुपचाप अपनी रिंग उतारता है और लीडर होने की रिंग अपने डैड को दे देता है। और फिर डैड मॉम से कहते हैं कि ये सब फासाई की वजह से हुआ है, उसी की वजह से तो मेरा बेटा मुश्किल में फंसा है। लेकिन मॉम को फासाई पसंद थी, वो चाहती थी कि डेनियल और उसके प्यार का साथ दे। अब फासाई का हालचाल पूछने के लिए नेक्स्ट डे डेनियल की मॉम उसके घर पर आती है। वो थोड़ी देर फासाई से बातें करती है तो उन्हें लगता है कि फासाई और मॉम दोनों के विचार बिल्कुल एक जैसे हैं और वो ये जान चुकी थी कि डेनियल को बहुत अच्छे से समझती है। अब जाते जाते वो वही गोल्डन ड्रैगन वाला ब्रेसलेट मॉम को वापस कर देती है और कहती है कि ये डेनियल को दे देना, और मम्मी वही ब्रेसलेट जाकर डेनियल को दे देती है। एक्चुअली फासाई ने वो ब्रेसलेट इसलिए भेजा था क्योंकि डेनियल ने ये पहनाते हुए उसे कहा था कि तुम्हें मेरी याद दिलाएगा, और अब उसने वापस भेजा था ताकि डेनियल को भी फासाई की याद आए। उधर डेनियल के डैड अब तियान के साथ कोऑपरेट करते हुए एक कैसीनो का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे और उस सब कोऑपरेशन के बदले वो उनसे ब्लैक बुक मांगता है। वो ब्याओ से पूछते हैं लेकिन वो कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं और मैं सिर्फ और सिर्फ डेनियल के ऑर्डर्स मानूंगा। इस बात पर डैड को गुस्सा आ जाता है और वो ब्याओ पर बहुत टॉर्चर भी कराते हैं। अब इतने में डेनियल आ जाता है और किसी तरह से ब्याओ की जान बचाता है। अब वो डैड से लड़ाई करता है और उनसे बोलता है कि मैं आपको कभी भी ब्लैक बुक नहीं दूंगा, आप एक बहुत सेल्फिश इंसान हैं। थैंक्स गॉड मैं आप पर नहीं गया बल्कि मॉम पर गया हूँ। इस बात पर वो डैड से एक जोरदार थप्पड़ भी खा बैठता है। अब डैड गोल्डन ड्रैगन के हेड बन चुके थे तो ब्याओ को उस घर पर खतरा था, तो ऐसा करता है कि उसे फाई के पास भिजवा देता है और उसे मैसेज करता है कि इसका 2-4 दिन बहुत अच्छे से ख्याल रखना। और ऑफ कोर्स फाई तो पहले ही उसे दिल दे बैठी थी, उसे बहुत अच्छे से वेलकम करती है। फाई उसकी बहुत अच्छे से केयर करती थी और तो जब वो रात को डर रहा था अपने सपनों में तो वो उसी के ही कमरे में आ जाती है। सुबह जब ब्याओ की आंख खुलती है तो वो खुद को फाई के इतना क्लोज देखकर बहुत एम्बैरस होता है। इतने में डेनियल की कॉल आती है और फाई चैन ब्याओ को बताती है कि डेनियल ने तुम्हें ऑर्डर दिया है और वो ये कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार जागने लगे तो उसे दबाना मत। अब नेक्स्ट डे डेनियल देखता है तो उसके घर पर फासाई आई हुई थी। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे सॉरी करती है और कहती है कि पुरानी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मैं भुलाना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार की भीख तो नहीं मांगूंगी, लेकिन इतना विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ऐसी बन जाऊंगी कि तुम खुद मुझसे प्यार करोगे। डेनियल मन ही मन में बहुत खुश हो गया था, लेकिन उसे कहता है कि मुझे मनाना एक आसान टास्क नहीं है। इतने में ऊपर से डॉक्टर कवान भी आ जाती है जो उनको इकट्ठे देखकर काफी गुस्से हो जाती है और बाद में फासाई को कहती है कि तुम उसके साथ मैचिंग कपल नहीं बल्कि मैं ही उसके काबिल हूँ।
कवान की ये बातें सुनकर एक दफा तो फासाई सैड हो जाती है। वो टैक्सी में जा रही थी, डेनियल को पता चलता है तो वो आकर उसका रास्ता रोकता है और उससे कहता है कि किसी की बातों से सैड ना हो, तुम्हारा कोई भी राइवल नहीं, और हाँ, तुम और मैं ही एक मैचिंग कपल है। अब जब फासाई को ड्रॉप करने के लिए डेनियल उसके घर तक आता है तो आगे डॉक्टर इट खड़ा हुआ था और वो उन दोनों को धमकाने लगता है कि यही बात अगर फासाई के डैड को पता चल गई तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। इट कहने लगता है कि डेनियल तुम्हारी वजह से फासाई मुश्किल में फंसने वाली है, लेकिन वो भी उसे जवाब में कहता है कि मैं तुम्हारी तरह का इंसान नहीं जो उसे मुश्किल समय में छोड़कर चला जाऊं। अब इट बिल्कुल एक पप्पे कुटनी आंटी की तरह से डैड को आवाजें देता है और उन्हें बाहर बुला लेता है। अब डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो ड्रग्स के केस की वजह से डेनियल से बहुत नाराज थे। उन्हें लगता था कि ये ड्रग्स से डीलिंग करने वाला एक गैंगस्टर है। फासाई को अंदर ले जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती तो उसकी पिटाई भी करते हैं। पर डेनियल वाकई मुश्किल समय में अंदर आता है, डैड को शांत कराने की कोशिश करता है और उसे बचाने लगता है, लेकिन डैड की यहाँ पर तबीयत खराब हो जाती है और इट एक हीरो बन जाता है क्योंकि वो डॉक्टर था और डैड की थोड़ी देर तबीयत संभाल लेता है कुछ मेडिसिन वगैरह देकर। इट अब धमकियां देकर डेनियल को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि डेनियल वहां से जाता, इट को खुद अपने ऑफिस से इमरजेंसी की कॉल आ जाती है एक सर्जरी के लिए और उसे वहां से जाना पड़ता है। अब फासाई ने सोच लिया था कि वो डैड को मना के ही रहेगी। वो उनके पास जाती है और अपनी सारी कहानी सुनाती है कि किस तरह से वो दोनों जापान में मिले थे, किस तरह से बहुत दफा डेनियल ने अपनी जान को रिस्क में डालकर फासाई की जान बचाई है। वो उसे खुद से भी बढ़कर प्यार करता है, किस तरह से उसकी जॉब बचाने के लिए उसने उसकी मैगजीन के शेयर्स तक खरीदे और वो उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। इट उसे छोड़कर जा सकता है, लेकिन डेनियल उसे जान भी मांगो तो वो दे देगा। अब मॉम डैड को समझ आ जाती है कि थोड़े अरसे पहले हमारी बेटी ने जो गैंगस्टर्स पर बेस एक नॉवल लिखा था वो उसकी अपनी रोमांटिक रियल लव स्टोरी थी। ये सुनते ही डैड भी शॉक्ड रह जाते हैं और साथ में पूछते हैं कि उस नॉवल में तो एक किसिंग सीन भी था, क्या तुम दोनों ने रियल में किस की है? अब ये सुनते ही फासाई नाटक करने लगती है कि मुझे बहुत नींद आई है। खैर डैड ने उसे इतना जरूर कह दिया था कि मैं डेनियल को दिल में जगह देने की कोशिश जरूर करूंगा। डेनियल भी इस मुश्किल समय में फासाई के घर से ही नहीं गया था। वो बाहर टेरेस पर बैठा हुआ था और फासाई उसे एक फोटो सेंड करती है और वो थी उनकी फैमिली की एक स्माइलिंग फोटो, जो देखकर डेनियल के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। चैनमिंग पर डेनियल की बातों का कुछ तो असर होता है और इसी वजह से वो अपने भाई का साइकेट्रिस्ट अब चेंज कर देता है और उसी साइकेट्रिस्ट को वहां से वापस जाते हुए थियान कॉन्ग मरवा देता है। उधर डेनियल वो पूरी रात फासाई के घर पर ही ठहरा था और नेक्स्ट डे डैड उसका बहुत सारा इम्तिहान लेते हैं। उससे पहले सब्जियां कटवा कर देखते हैं और उसके बाद आम लोगों की तरह से उसे सब्जी खरीदने के लिए मार्केट में भेज देते हैं। उससे अपने रेस्टोरेंट का बहुत सारा सामान मंगवाते हैं। अब यहीं पर ही वो कुछ गुंडों को आम लोगों को तंग करते हुए देख लेता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उनसे लड़ाई स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो अपनी हड्डियों से भी ज्यादा अंडों के टूटने की फिक्र कर रहा था और यही बात उन्हीं गुंडों ने देख ली थी और वो जानबूझकर उसके पहले अंडे तोड़ देते हैं। इसी बात पर फिर डेनियल को इतना गुस्सा आता है कि वो उनकी हड्डियां तोड़ने में देर नहीं करता। अब जब वो पहुंचता है तो उन सारी ग्रोसरीज का ये हाल हो चुका था। डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं कि हाँ, ये है ही गुंडा, है ही गैंगस्टर, जहाँ जाएगा इसी तरह की लड़ाइयाँ करके आएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद डैड के सामने उसका इमेज बहुत बदल जाता है जब वहाँ पर दुकान वाले लोग उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए थे। फ्री में बहुत सारी सब्जियां और अंडे उनको दे गए थे, क्योंकि आज डेनियल ने बहुत अरसे से उनको तंग करने वाले उन गुंडों और भत्ताखोरों से उनकी जान बचाई थी। डेनियल उससे कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह से एक साधारण सी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, जहाँ पर सारी फैमिली एक दूसरे से बहुत प्यार करती हो। फासाई कहती है कि तुम भी अपने गैंगस्टर्स वाली लाइफ को छोड़ो और इसी तरह की लाइफ गुजारो। वो बोलता है कि जरूर ऐसा ही करूंगा, लेकिन मुझे कुछ उलझे हुए काम अभी सीधे करने हैं। एक्चुअली वो अपने ऊपर लगा हुआ चैनमिंग के डैड के मर्डर का इल्जाम उतारना चाहता था। जबकि डेनियल ने एक काम बहुत स्मार्ट किया था, वो ये कि तियान कॉन्ग ने तो अपनी तरफ से ओलिवर को मारकर उसे कब्र में गाड़ दिया था, लेकिन डेनियल के बंदे उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने ओलिवर को वहां से जिंदा बचा लिया था और तियान कॉन्ग की कन्फेशन वाली टेप भी उसे मिल चुकी थी। उधर हमें दिखाते हैं कि फाइनली फाई ने अपनी क्यूटनेस से और चैन बियाओ की इतनी सारी केयर करने से उसके दिल को जीत लिया है और वो बदले में उसे किस भी करता है। लेकिन डॉक्टर एट को तो कहीं पर भी सुकून नहीं था। वो एक दफा दोबारा से आकर डैड को भड़काने की कोशिश करते हैं डेनियल के खिलाफ, लेकिन अब की बार डैड उसकी एक भी नहीं सुनते और अब फासाई का और डेनियल का रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा था। वो अक्सर उसे पिक एंड ड्रॉप भी दिया करता था। एक दिन ऐसा ही था कि डेनियल फासाई के घर के बाहर खड़ा था, इतने में इट भी वहां पहुंच जाता है और जानबूझकर डेनियल को भड़काने की उकसाने की कोशिश करता है। फासाई के कैरेक्टर के बारे में और उन दोनों के पास्ट के रिश्ते के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलता है कि जिसकी वजह से डेनियल को गुस्सा आ जाता है और वो इट पर हाथ उठा बैठता है। और इट तो चाहता ही यही था, वो उसी टाइम पर शोर मचाता है और सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है। वो यही दिखाना चाहता था कि डेनियल गुस्से का तेज है, एक गैंगस्टर है, इसलिए वो उसके पास्ट को कभी भी ना भूलें।
और डेनियल बेचारा वो अपनी क्या सफाई पेश करता, ये बताता कि वो फासाई के बारे में कितनी गिरी हुई बातें कर रहा था। वो तो ऐसे शब्द फासाई के बारे में अपनी जुबान पर ला भी नहीं सकता था, वो खामोश रहता है। इवन के वो माफी भी मांग लेता है। लाइफ में पहली दफा था कि डेनियल ने किसी को सॉरी किया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फासाई के पीछे। वो बोला था कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। अब डैड को तो गुस्सा आ गया था। वो कहते हैं कि फासाई तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे जिंदगी गुजारोगी, लेकिन फासाई भी कह देती है कि डेनियल ऐसा इंसान नहीं है, इट की ही गलती होगी, इसी ने उसे मजबूर किया होगा कि वो उस पर हाथ उठाए। अब डेनियल को तो डैड ने निकाल दिया था। फासाई अपनी खिड़की में जाती है तो देखती है डेनियल उसी की खिड़की की तरफ देख रहा, उसके आने का वेट कर रहा था। उसे फोन पर कहता है कि देखना, मैं एक दिन तुम्हारे डैड का दिल जीतूंगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। डेनियल को जब वो टेप मिल गई थी जिसमें टियान ने कन्फेस किया था, तो वो चैनमिंग से कांटेक्ट करता है और एक जगह उसे मिलने के लिए बुलाता है कि तुम्हें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना है। और टियान कॉन्ग ने पहले ही चैनमिंग का फोन टेप करके रखा हुआ था। उसे अंदाजा हो जाता है कि अब मैं बुरी तरह से फंसने वाला हूँ, और उसने भी अपनी लास्ट प्लानिंग कर रखी थी। टियान के पास बहुत से वीक पॉइंट्स थे, और वो ऐसा करता है कि डेनियल को एक वीडियो सेंड करता है जिसमें हम देख सकते हैं कि चैनमिंग का बड़ा भाई था, वो बुटान को हरास कर रहा था, और उसी ने ही उसे मजबूर किया था कि वो गोल्डन ड्रैगन के साथ धोखा करे, और उसी वजह से बेचारी की इन दी एंड जान भी चली गई थी। ये देखकर डेनियल बहुत तड़पता है, गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि जो कुछ भी चैनमिंग के भाई के साथ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इवन के मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसे जाकर मार ही दूं। अब डेनियल रैश ड्राइव करता हुआ चैनमिंग के घर की तरफ बढ़ता है। वो उसके भाई को आज खत्म कर देना चाहता था, लेकिन इतने में उसे पुरानी यादें आने लगती हैं। एक दफा वो बुटान को खो चुका था, और उसके साथ साथ फासाई का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। वो बार बार उसे यही कहती थी कि अब तुम किसी को भी नहीं मारोगे, और उसने ये भी उसे कहा था कि तुम लोगों को माफ करना सीखो, इसी तरह से तुम लाइफ में आगे बढ़ सकोगे। बदला लेना और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहे, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं। और अब वो किसी न किसी तरह से अपने गुस्से को काबू करता है, और चैनमिंग के घर जाने की बजाय फासाई के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो उसके घर के बाहर खड़ा हुआ, जैसे ही वो आती है उसे हक कर लेता है। वो बहुत अपसेट था, उसे कोई रीजन नहीं बताता, और ना ही फासाई उससे कुछ पूछती है, लेकिन वो उसकी हिम्मत जरूर बंधाती है और कहती है कि तुम सब कुछ संभाल सकते हो। वो अब स्ट्रांग हो चुका था। अब उसके बाद डेनियल उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने ओलिवर को रखा हुआ था, और टियान ने भी अपने बंदे उसके पीछे के लिए लगाए हुए थे। वो वहाँ पहुँचते हैं, उनकी फाइटिंग होती है। डेनियल इस सब के लिए मेंटली रेडी था, और उसके बाद वो चैनमिंग को कॉल करता है, कहता है कि तुमने मेरे पीछे बंदे लगाए हुए, मैं तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन भी नहीं। और चैनमिंग समझ गया था कि ये सब टियान कॉन्ग का काम है। उसने बिना पूछे दोबारा से एक हरकत कर दी थी, लेकिन अब की बार वो चैनमिंग का गुस्सा नहीं सहता, बल्कि उसके पैर में गोली चला देता है। डेनियल फोन पर ये सारा कुछ सुन रहा था। वो तुरंत ही चैनमिंग की तरफ दौड़कर जाने लगता है। एक्चुअली टियान को अब तसल्ली हो गई थी, क्योंकि उसे अंदाजा था ब्लैक बुक किसी के हाथ नहीं आएगी। इसका विश्वास उसे डेनियल के डैड ने एक दफा दिलाया था, और कहा था कि अब तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान होगा। अब वो दोनों भाइयों को पकड़ता है, उन्हें खूब टॉर्चर करता है। उसके माइंड में यही था कि इन दोनों को खत्म कर दूं और खुद व्हाइट टाइगर का हेड बन जाऊं। अब वो चैनमिंग को जख्मी करके बुरी हालत में एक गोदाम में फेंक देता है, और उसकी बॉडी पर उसने बम भी लगा दिया था। इन दी एंड वो वहाँ पर ब्लास्ट करा के बहुत सुकून से तसल्ली करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद डेनियल जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि चैनमिंग जिंदा है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में है। वो उसे उठाता है और अपने घर ले आता है। अब थोड़े दिनों बाद जब सारे गैंग्स की मीटिंग होती है तो टियान बहुत चालाक था। वो सारा इल्जाम डेनियल पर डालता है और कहता है कि इसी ने ही चैनमिंग को अपने पास मिलने के लिए बुलाया था, और उसके पास तो फोन की रिकॉर्डिंग भी थी कि डेनियल ने ही चैनमिंग को मिलने के लिए बुलाया था। अब वो सारे गैंग्स मिलकर यही फैसला करते हैं कि व्हाइट टाइगर गैंग को अब टियान ही लीड करेगा, क्योंकि अब वो उनका सबसे पुराना मेंबर था। अब डेनियल सोच रहा था कि वो चैनमिंग की सुरक्षा के लिए, उसकी केयर करने के लिए किसको उसके पास रखे, और उसे सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ और सिर्फ फासाई पर ही था, और वो फैसला करता है कि उससे बात करेगा। अब वो मैगजीन के ऑफिस में जाता है। वहाँ पर दोनों कपल्स का आमना सामना होता है और दोनों ही एक दूसरे को क्यूट सी स्माइल देते हैं। और उसके बाद डेनियल बॉस के कमरे में चला जाता है। वो बॉस को अपनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ाने की बात करता है और कहता है कि इसके बदले मुझे ये चाहिए कि थोड़ा अरसा फासाई मेरे ऑफिस में जॉब करेगी, और उसके बाद मैं इसे वापस भेज दूंगा। बॉस तुरंत ही सब के लिए मान जाता है, जबकि फाई को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। डेनियल और चैनबियाओ दोनों आपस में बात कर रहे थे। उनका एक वर्कर था और उसकी वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया था। वो लोग उसकी तरफ कुछ गिफ्ट्स और टॉयज भेजने की बात करते हैं और बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन फाई को मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि शायद बियाओ की एक वाइफ है और उसका एक बेबी पैदा हुआ है, और बस वो रो रो कर टिश्यू के डब्बे खाली करती रहती है। उधर डेनियल वो फासाई को अपने साथ शहर से बाहर एक फार्म हाउस में लेकर जाता है और बताता है कि चैनमिंग यहाँ पर है और तुम्हारे अलावा मुझे किसी पर भरोसा नहीं, इसलिए तुम इसकी केयर करने यहाँ रहोगी।
अब फासाए उसी घर में चैन मिंग की केयर टेकर बनकर काम करना स्टार्ट कर देती है। जबकि डॉक्टरेट वो एक दफ़ा मैगजीन के ऑफिस में जाता है तो पता चलता है कि फासाए आजकल यहाँ नहीं बल्कि डेनियल के ऑफिस में काम कर रही है। अब फाइनली जब चैन मिंग को होश आता है तो फासाए उसे सारी कहानी सुनाती है, बताती है कि डेनियल ने तुम्हें कैद करके नहीं रखा बल्कि उसने तो तुम्हारी जान बचाई है। टियान कॉन्ग ने तो अपनी तरफ से तुम्हें मार दिया था और अब तुम्हारे कत्ल का इल्ज़ाम वो डेनियल पर लगा रहा है, उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। चैन मिंग ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है। उसे याद आता है कि किस तरह से वो हमेशा डेनियल से बुरा बर्ताव करता था, इवन के उसे अपने मॉम और डैड का मर्डर भी समझता था। लेकिन अब वो इतना शर्मिंदा होता है कि उस घर से भी भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो डेनियल से नजरें भी नहीं मिला सक रहा था। लेकिन यहाँ पर डेनियल एंड टाइम पर पहुंच जाता है और उसे वहां से जाने से रोकता है। चैन मिंग खुद को बहुत बुरा भला बोलता है और उसके बाद वो डेनियल को कितना गलत समझता था, वो तो उसका अपना फ्रेंड था। अब डेनियल वो सारी रिकॉर्डिंग जिसमें टियान ने सारा कुछ कन्फेस किया था वो चैन मिंग को सुनवा देता है। लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं बताता कि बुटान को कौन हरास करता था, वो चैन मिंग का अपना ही भाई था। ये सारा कुछ करते हुए डेनियल काफ़ी अपसेट था और फासाए ने फील किया था कि कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है। और उसके पूछने पर वो उसे बता देता है कि बुटान से मैं इतना प्यार करता था लेकिन उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था, उसे हरास कर रहा था, मुझे मालूम ही नहीं था और ना ही मैं उसकी हेल्प कर सका। उसने चैन मिंग को ये सब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो भाई जिसे वो हमेशा प्यार करता है उससे वो नफरत करने लगे। उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी नफरतें पलती रही थी। अब फासाए चैन मिंग के पास आती है। वो तो खाना ही नहीं खा रहा था तो उससे कहने लगती है कि खाना मैंने खुद बनाया है, अगर तुमने एक दिन के अंदर अंदर खाना ना खाया तो फिर मैं कभी जिंदगी में खाना नहीं बनाऊंगी। उधर पीट हैप को एक बॉडी मिली थी और वो उसी साइकेट्रिस्ट की जो कि चैन मिंग ने अपने भाई के लिए नया हायर और उसे टियान ने मरवा दिया था। जबकि उधर फार्म हाउस पर चैन मिंग ने खाना नहीं खाया था। फासाए को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चैन मिंग को भाव ही नहीं देती, उसे आवाज़ें देता रहता है, उसकी कोई हेल्प नहीं करती। कहती है खुद ही मेडिसिन लो, खुद ही ड्रेसिंग करो, खुद ही अपना खाना बनाओ, बल्कि मुझे डिस्टर्ब भी ना करो। डेनियल को भी फासाए सारी रिपोर्ट देती रहती थी और डेनियल को पता था कि चैन मिंग एक दिन इसी तरह से उसकी बात ज़रूर मान जाएगा। और चैन मिंग ने भी नोटिस किया था कि फासाए खुद भी खाना नहीं बनाती थी और वो नहीं खाता था तो खुद भी नहीं खाती थी। इसी वजह से उसे वीकनेस होने लगी थी और चैन मिंग को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से फासाए भी सफ़र कर रही है। अब चैन मिंग मान जाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए खाना बना लो और मुझे माफ़ कर दो, और वो दोनों फिर इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। उधर डैड को डेनियल पर शक होने लगता है। वो कहते हैं कि चैन मिंग मर गया, तुम ज़रा भी बेचैन नज़र नहीं आ रहे। तो डेनियल खुद को कवर करने के लिए कह देता है कि मुझे पता चला है कि चैन मिंग के भाई ने बुटान को ब्लैकमेल किया था और जिसने मेरी बुटान को हरास किया उसकी पूरी की पूरी फैमिली से ही मैं नफरत करता हूँ। मेरी तरफ से वो जिंदा हो या मर जाए, आई डोंट केयर। अब डैड को उसकी बातों पर भरोसा होने लगता है। वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ तो गोल्डन ड्रैगन की लीडरशिप वापस तुम्हारे हवाले कर दूँ। अब डेनियल सारे गैंगस्टर्स के पास जाता है और उन सब गैंग से वो अपोलोजाइज करता है और उसके बाद उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसे दोबारा लीडर बना दें। काफ़ी लोग मान गए थे, इवन के यहाँ पर एक गैंगस्टर ने तो पहचान भी लिया था कि चैन बियाओ कौन है। वो जानता था कि इसके डैड ही व्हाइट टाइगर के फाउंडर हैं। वो कहता है कि ये असल सक्सेसर है तो क्यों ना व्हाइट टाइगर गैंग इसी के ही हवाले कर दिया जाए। डेनियल भी यही चाहता था, लेकिन बियाओ कहता है कि मैं गोल्डन ड्रैगन हूँ और मेरा आपके अलावा कोई रिश्ता नहीं, मुझे किसी व्हाइट टाइगर गैंग में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब इन दी एंड उसने व्हाइट टाइगर गैंग में भी जाना था और वो वहाँ पर जाता है, देखता है कि चैन मिंग का भाई वहाँ पर बैठा हुआ है। तो वो जाते ही उसे मारना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि मेरी बुटान को हरास करता था। और इन दी एंड वो उसे मारने ही वाला था कि ऊपर से टियान उसे रोक देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें इस पर कितना गुस्सा है, लेकिन इसका अंजाम यही होना चाहिए, किसी तरह से सारी जिंदगी ये व्हील चेयर पर तड़पता रहे। एक्चुअली ये सारा कुछ वो इसलिए कर रहा था ताकि अपने डैड को विश्वास दिला सके कि उसे चैन की फैमिली से कितनी नफरत है। उधर चैन मिंग आज डेनियल से पूछने लगता है कि तुमने फासाए को मेरी केयर टेकर बना कर रखा, क्या तुम इनसिक्योर नहीं फील कर रहे? लेकिन डेनियल के माइंड में भी कुछ चीज़ें थीं। उधर डॉक्टरेट वो आज फासाए के घर पर आता है और उसकी मम्मी को बता देता है कि अपनी मैगजीन में नहीं बल्कि डेनियल के लिए आजकल काम कर रही है। और मम्मी वो तो इतनी अच्छी थी कि तुरंत ही कह देती कि तुम्हें क्या लगा था कि इसने मुझे बताया नहीं होगा, मुझे सब पता है, अब तुम यहाँ से निकलो। और यहाँ पर इट की बहुत इंसल्ट हो जाती है और उसके बाद फासाए मम्मा को सारा सच बता देती है कि किस तरह से वो आजकल चैन मिंग की केयर कर रही है और डेनियल ने उसकी जान बचाई है। मम्मी कहने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, डेनियल अच्छे से जानता है कि चैन मिंग भी तुम्हें लाइक करता है, वो तुम दोनों को एक घर में अकेला छोड़ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता?
क्या उसके माइंड में जेलसी नहीं आ रही? एक्चुअली डेनियल से वो कांटेक्ट करने की भी बहुत कोशिश करती है इसी बारे में बात करने के लिए, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। वो उससे मिलने के लिए भी जाती है और घंटों बाहर बैठी वेट करती रहती है। वो अंदर से देख लेता है लेकिन बाहर नहीं निकलता। लेकिन फासाई भी इन दी एंड उसकी मम्मी को मनाकर उसके घर ही पहुंच जाती है। वो उसकी डेनियल से मुलाकात कराती है। वो वजह पूछती है कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, तो वो कहता है कि देखो, मुझे लगता है कि तुम और चैनमिंग दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हो। मैं जानता हूँ वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें खुश भी रखेगा। वो कभी भी गैंगस्टर नहीं था, वो तो एक आर्टिस्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ। एक्चुअली डेनियल बहुत डरता था। वो कहता है कि तुम इस माफिया से बहुत दूर चली जाओ, चैनमिंग तुम्हें ले जाएगा, वरना ये ना हो कि बोटान की तरह तुम्हें भी तकलीफ झेलनी पड़े, वरना ये ना हो कि तुम्हारा हाल भी बोटान जैसा हो। मैं उसकी केयर नहीं कर पाया तो तुम्हारी क्या सुरक्षा करूंगा। वो इसी वजह से खुद को फासाई से दूर करना चाहता था, सिर्फ उसकी सेफ्टी और उसकी खुशी के लिए। लेकिन वो रोने लगती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहता है कि तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा तुमसे भी ज्यादा प्यारी है मुझे। अब वो भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे ऑर्डर कर रहे हो ठीक है। अब फासाई वापस फार्म हाउस जाती है और वहां जाकर वो चैनमिंग के गले लगकर बहुत रोती है। ये सीन डेनियल ने भी देख लिया था। उसे तकलीफ तो हुई थी लेकिन वो बर्दाश्त करता रहता है। उसकी मॉम भी वापस आने पर उससे पूछती है तो वो कहता है कि एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि बोटान की तरह से फासाई का भी वही अंजाम ना हो। और उसके बाद गैंगस्टर्स की मीटिंग होती है और उसी मीटिंग में एक गैंगस्टर प्रपोज करता है कि क्यों ना ब्याओ को व्हाइट टाइगर का लीडर बनाया जाए, क्योंकि ये उसका असली सक्सेसर है। और इस बात पर टियान को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो एक दिन उसे खत्म करा देता है। और खत्म कराने के बाद वो इल्जाम डाल देता है डेनियल के डैड पर। वो किसी का भी फ्रेंड नहीं था और वो उन पर यही इल्जाम लगाता है कि एक दिन पहले इन दोनों की किसी बात पर बहस हो गई थी और इसी वजह से उन्होंने इसे खत्म कराया होगा। उधर फार्म हाउस में एक दिन चैनमिंग को फासाई अपनी हेल्थ की केयर करने को कहती है, लेकिन वो कहने लगता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसे कैरी करने लगता है और इसी बात पर वो दोनों फ्रेंड्स की तरह से हंस खेल रहे थे कि ऊपर से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिनमें पीट थेप भी शामिल था जो डेनियल लेकर आया था। फासाई काफी एम्बैरेस होती है और वहां से निकल जाती है। एक्चुअली पीट थेप पर डेनियल को पूरा भरोसा था और वो पुलिस को ये सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि किस तरह से चैनमिंग बच चुका है, लेकिन चैनमिंग को अभी किसी पर कोई भी भरोसा नहीं था। और आज गार्डन में फासाई के पास डेनियल का एक खास आदमी आता है जो उसे अपने बेटे की फोटो दिखाता है, बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और अब उसका क्यूट सा बेबी आया है। ये सुनकर फासाई बहुत खुश हो जाती है और साथ ही साथ वो डेनियल के बारे में उससे पूछता है तो वो कहती है कि मैं कभी भी उससे प्यार करना रोक ही नहीं सकती। और वो भी बताता है कि मैंने डेनियल के फेस पर स्माइल नहीं देखी जब से वो आपसे अलग हुआ है। अब वही खास आदमी जाता है और डेनियल को भी बता देता है कि फासाई ने कहा है कि वो कभी भी आपसे प्यार करना नहीं रोक सकती, ये उसके बस में ही नहीं। जबकि उधर फाई, उसे तो ब्याह पर शक हो चुका था। वो हमेशा उसे इग्नोर करती थी, कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन ब्याह उसके पीछे पीछे उसके ऑफिस में आता है तो वो कहने लगते हैं कि जाओ तुम अपना काम करो, मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है और मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे तुम्हारे करीब देखे। इसी बात पर वो उसे किस कर देता है और कहता है कि जिसको देखना है अच्छे से देखने दो। और उनकी यही किस करती हुई फोटो उनकी एक कोलीग भी बना लेती है। लेकिन अब यहाँ पर एक और कांड हो जाता है। फाई उससे मानने ही लगी थी और उससे पूछती है कि तुमने मुझे इस नए मेहमान के बारे में क्यों नहीं बताया। और ब्याह को ऐसा लगता है कि ये जिस मेहमान की बात कर रही है वो चैनमिंग है। वो कहने लगता है कि ये तो टॉप सीक्रेट था और ये सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से नाराज होकर चली जाती है। अब अंदर जाकर वो सारा गुस्सा अपनी कोलीग्स पर निकालती है जिन्होंने उसकी और चैन ब्याह की इकट्ठी फोटो बना ली थी। और उनकी इसी कैट फाइट के बीच उनका बीच बचाव कराने उनका बॉस आता है, लेकिन वो भी मार खा बैठता है और उसका तो सर ही फट गया था। अब वो सारे उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे और हॉस्पिटल में कमान अपनी फ्रेंड से मिलती है तो उसे बातों बातों में पता चल जाता है कि फासाई आजकल मैगजीन में नहीं आ रही, बल्कि वो तो डेनियल के लिए काम कर रही है। उधर चैनमिंग जब बिल्कुल ठीक हो जाता है तो एक दफ़ा घर से जाने लगा था। फासाई उसे रोकती है। वो कहता है कि मैं टियान के खिलाफ कुछ सबूत लेकर आता हूँ, लेकिन फासाई उसे कहती है कि तुम इस तरह से डेनियल को भी खतरे में डालोगे। उसने अपनी जान पर खेल कर ये प्लान बनाया है। चैनमिंग उससे कहने लगता है सबसे चोरी चोरी टियान कुछ इलीगल काम कर रहा था और वो था हथियारों की इलीगल स्मगलिंग। उसके कुछ सबूत मेरे घर पर पड़े हुए हैं। और यही बात जब वो फासाई को बताता है, ये बात पता चलने पर फासाई अब चैनमिंग के घर पर जाती है। अब वो टियान के सामने यही एक्टिंग करती है, कोई चैनमिंग के भाई से मिलने के लिए आई है। उधर डेनियल के डैड को भी वो फोन करके ये बता देता है कि हमारे घर पर फासाई आई हुई है और उन्हीं के थ्रू डेनियल को भी पता चल जाता है। वो बहुत परेशान होता है और तुरंत ही उस तरफ निकल जाता है।
अब वो उसके भाई से मिलती है और उसके बाद वो वहाँ की कोई भी तलाशी ले पाती उससे पहले ही डेनियल वहाँ पहुँच जाता है और उसे जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल कर अपने साथ ले जाता है। फासाई उससे नाराज हो जाती है, कहती है तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, और पैदल जाने लगती है। अब डेनियल भी आता है उसके पीछे पीछे और उसे जबरदस्ती कैरी करता हुआ अपने साथ बिठा लेता है। अब डेनियल बहुत गुस्से में था, कहता है कि अपना सामान पैक करो, हमें अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहता था कि तुम खतरे से दूर रहो, लेकिन तुम तो खुद खतरे के मुंह में चली जाती हो। यहाँ पर फासाई रोने लगती है और कहती है कि ये सारा कुछ मैं चेनमिंग के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तो वो काफ़ी रोती है और कहती है कि ये सब सबूत मैं तुम्हारे पास लेकर आने लगी थी ताकि तुम्हारी बिटियान से जान छूट जाए। जब वो घर पहुँचती है तो चेनमिंग को भी पता चल जाता है कि किस तरह से उसकी और डेनियल की फिर से लड़ाई हुई है। अब वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से जाने लगती है। डेनियल उसे ड्रॉप करने के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन वो पैदल ही वहाँ से निकल जाती है। अब डेनियल उसके पीछे पीछे चलता है। इतने में फासाई एक टैक्सी लेती है और उसमें बैठकर अपने घर की तरफ जाती है। डेनियल उस वक्त तक उसके पीछे चलता रहता है जब तक वो ये तसल्ली नहीं कर लेता कि वो सेफली अपने घर पहुँच गई है। अब डेनियल और चेनमिंग के बीच सारा कुछ ठीक हो चुका है, सब कन्फ्यूजन्स क्लियर और वो दोबारा से दोस्त बन चुके हैं। और वही डॉक्यूमेंट्स जो चुराने के लिए फासाई जा रही थी, अब डेनियल अपने एक आदमी को भेजकर आसानी से ये काम करा लेता है। और फिर यही डॉक्यूमेंट्स वो सब गैंगस्टर्स के सामने प्रेजेंट करता है और बताता है कि किस तरह से टियान कॉन्ग सब रूल्स के खिलाफ चल रहा था। उधर ब्याह को सब पता चल गया था कि किस तरह की कन्फ्यूजन्स फाई को हो चुकी है। वो दोबारा से उसके पीछे जाता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, इवन कि उसका हाथ पकड़कर उससे अपना लव कन्फेस करता है और कहता है कि ना तो मेरी कोई पत्नी है ना ही कोई बच्चा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये सारा कुछ उसकी कोलीग्स देख लेती हैं और ऑफिस में जाकर कहने लगती हैं कि फाई किसी का पति चुरा रही है। लेकिन ब्याह अंदर आता है और कहता है कि मैं किसी का भी पति नहीं, मैं सिंगल हूँ, लेकिन अब नहीं रहूंगा। और उसके साथ ही वो फाई को किस करता है और सबके सामने ऐलान करता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। उधर कवान भी डेनियल के डैड के पास जाकर उन्हें बता देती है कि फासाई उसके लिए काम कर रही है। डैड बहुत गुस्से में आते, इवन के गुस्से में आकर फासाई को डेनियल की मिस्ट्रेस भी बोल देते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों उसका पीछा नहीं छोड़ते, सिर्फ कवान ही तुम्हारे लिए एक सूटेबल कपल है। अब वो जबरदस्ती उसे कवान के साथ एक डिनर पर भेज देते हैं और डिनर पर कवान उसे यही कह रही थी कि शादी के लिए प्यार का होना नहीं बल्कि सूटेबल होना ज़रूरी है और हम दोनों बिल्कुल मैचिंग कपल हैं। वो जब वापस उसे ड्रॉप करने जा रहा था तो यहाँ पर उसका पैर मुड़ जाता है और डेनियल इतना केयरिंग था, वो तो सबका ख्याल रखता था, वो उसकी केयर करने लगता है। यहीं पर ही कवान के डैड भी ये सब देख लेते हैं और बाद में डेनियल से पूछते हैं कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। इतने में डेनियल के डैड भी आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। और बस यहाँ पर डेनियल खामोश हो जाता है। कवान बहुत खुश थी, वो तो फोन पर बताने लगती है कि वो और डेनियल बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। और फिर नेक्स्ट ही डे वो मैगजीन के ऑफिस में पहुंच जाती है। थे तो वो मैगजीन वाले, लेकिन उनसे कहने लगती है कि आप लोगों ने इतना अच्छा फोटो शूट कराया था और पिछला इवेंट भी इतने अच्छे से कवर किया था कि मैं चाहती हूँ कि ये स्पेशल इवेंट भी आप लोग ही कवर करें, और वो है मेरी और डेनियल की एंगेजमेंट का। ये सुनते ही फासाई का दिल टूट जाता है। फासाई रोने लगती है और कवान बस उसे टिश्यू पेपर देकर वहाँ से निकल जाती है। और उसने देख लिया था कि डेनियल फासाई की लाइफ से चला गया, तो वो दोबारा से अपना काम सीधा करने लगता है। उसे कहता है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें एक कार भी गिफ्ट देने लगा हूँ। लेकिन ये सुनते ही वो उसकी गाड़ी से उतर जाती है और कहने लगती है कि मुझे लिफ्ट देने के लिए थैंक्स, लेकिन हम इतना अरसा रिलेशनशिप में रहे थे, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं किन चीज़ों से खुश होती हूँ, मैं इस तरह की मटीरियलिस्टिक नहीं। अब उसके बाद डॉक्टर कवान कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करती है कि फासाई को उनकी एंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ को प्रेजेंट करना पड़ता है। फासाई बेचारी बहुत तकलीफ से गुजरती है और तो कवान बाहर जाकर उसे बहुत सारी बातें भी लगाती है, उसे तड़पाने की कोशिश करती है। लेकिन जब डेनियल को आते हुए देखती है तो ऐसे एक्ट करती है कि जैसे फासाई ने उसे धक्का दिया हो। लेकिन डेनियल उसे कह देता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी एंगेजमेंट कैंसिल ना करूं तो फिर फासाई को इस सब से दूर रखो। और फिर एंगेजमेंट का दिन आ जाता है। सारे लोग इवेंट की प्रेपरेशन कर रहे थे, लेकिन फासाई अपने घर पर बिल्कुल सैड सी बीमार सी होकर लेटी पड़ी थी। उसकी मम्मा आकर उसे स्ट्रॉन्ग रहने को कहती हैं और थोड़ी देर बाद फासाई डेनियल को एक लास्ट कॉल करती है और उसे उसकी एंगेजमेंट की बधाई देती है। कॉल बंद होने के बाद वो दोनों तरफ रोते रहते हैं। अब उसके बाद फासाई के मॉम डैड उसे चीयर अप करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी के फेस पर स्माइल ला सकें। उधर टियान को अपनी इन्फॉर्मेशन के थ्रू कहीं ना कहीं से खबर मिल गई थी कि चेनमिंग जैसे जिंदा है, और वो तुरंत ही फासाई के घर पर पहुंच जाता है। उसके मॉम डैड को भी पकड़ लेता है और उसके डैड को मारने का कहकर ब्लैकमेल करने लगता है कि बताओ चेनमिंग कहाँ है। अब वो फासाई को अपने साथ गाड़ी में डालकर उसी पॉइंट पर जाने लगता है। रास्ते में चोरी फासाई डेनियल को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो अपने इवेंट पर गया हुआ था। चेन ब्याओ उसकी कॉल उठा लेता है और उसे पता चल जाता है कि फासाई मुश्किल में फंसी हुई है।
अब उसके मॉम डैड के थ्रू फाई को पता चल जाता है कि टियान कॉन्ग उनकी बेटी को किडनैप करके कहीं चला गया है। और उस टाइम पर डेनियल अपनी सगाई के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ था कि यहाँ पर ब्याह आकर उसे न्यूज़ देता है कि फासाई को टियान ने किडनैप कर लिया है। और डेनियल को जैसे ये बात पता चलती है तो वो अपनी सगाई छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और डॉक्टर कवान अपने सपनों के राजकुमार के साथ अपनी एंगेजमेंट के लिए जब रेडी होकर बाहर निकलती है तो उसकी बहुत इंसल्ट होती है जब उसे पता चलता है कि वो उसे छोड़ फासाई को बचाने के लिए चला गया है। उसे इतनी इंसल्ट फील होती है कि वो उसकी गाड़ी के पीछे पीछे भागना भी स्टार्ट कर देती है। उसे लगा था कि मेरे रोकने पर वो रुक जाएगा, लेकिन उसके डैड उसे बहुत मुश्किल से संभाल लेते हैं। उधर टियान कॉन्ग अब फार्म हाउस में पहुंच चुका था और थोड़ी देर बाद ऊपर से डेनियल भी वहां पहुंच जाता है। इतने में वो लोग अंदर चैनमिंग को तलाश कर रहे थे कि यहाँ पर फाइटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इतने में फासाई डेनियल को एक गाड़ी में मिल जाती है। वो बहुत रोती है और उससे कहती है कि चैनमिंग को बचा लो। और फिर उसके बाद वो टियान के बंदों को वहां से भगा देते हैं। और फिर फासाई जैसे ही चैनमिंग को बिल्कुल ठीक ठाक देखती है तो जाते ही उसे हक कर लेती है। वो रोते रोते उसे कहने लगती है कि मेरी वजह से आज तुम्हारी जान खतरे में पड़ने वाली थी, प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे उन्हें यहाँ पर लाना ही पड़ा क्योंकि मैं मजबूर हो गई थी अपने मॉम डैड की वजह से। वो देखता है कि वो चैनमिंग के लिए इतना कुछ कर रही है, इतना रो रही है, उसे जेलसी होती है, लेकिन वो खामोश रहता है। अब वो लोग चैनमिंग के घर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि टियान ने उसके भाई को वहां से उठा लिया है और उसके बाद वो कहीं और ट्रांसफर हो गया है। चैनमिंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे लगता था कि वो पहले भी उसके भाई को टॉर्चर करता है तो अब तो पता नहीं उसके साथ क्या करेगा, लेकिन डेनियल उसे तसल्ली देता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं उसे बचा लूंगा। अब फासाई चैनमिंग को साइड पर लेकर जाती है और उससे कहती है कि मुझे अभी रास्ते में टियान कॉन्ग ने कुछ बताया था और वो ये था कि तुमने किस तरह से मेरे डैड को फंसाया था और फिर इन दी एंड मुझे ब्लैकमेल करके मेरे से ब्लैक बुक निकलवाने की कोशिश की थी। इस सब में मेरे डैड को हार्ट अटैक भी हो गया था। और साथ में कह देती है कि अगर तुम अपने अंदर की रिवेंज की आग को खत्म करोगे तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। फासाई जब वापस जाती है तो उसके मॉम डैड बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक वापस आई है। वो कहते हैं कि अब हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन डेनियल कहने लगता है कि इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा बल्कि और खराब हो जाएगा। आप लोग यहीं रहे और मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। जब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों की जहां मर्जी शिफ्ट हो जाए, मैं आप लोगों की लाइफ से बहुत दूर चला जाऊंगा। अब उसके बाद डेनियल कवान के पास जाता है और उसे अपोलोजाइज करता है। कहता है कि सॉरी, तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट दिन था लेकिन मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा, तुम्हें बहुत शर्मिंदगी भी हुई होगी, इस एम्बैरेसमेंट के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन कवान पहले तो रोती रहती है और फिर उससे कहती है कि इसी शर्त पर माफ़ करूंगी कि अब हम लोग डायरेक्ट शादी ही करेंगे। अब वो उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है कि तुम मीडिया के सामने ये सारा कुछ क्लियर भी करोगे कि तुम एक इमरजेंसी की वजह से उस दिन चले गए थे, सगाई तुमने नहीं तोड़ी। लेकिन डेनियल उससे हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि अगर मैंने तुमसे शादी की, हमारे बीच ये बंधन बना, तो उसके बाद मैं तुम्हें सारी जिंदगी हर्ट ही करता रहूंगा, खुश नहीं रख पाऊंगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे एंगेजमेंट का दिन गुजरा था। और बस वो कवान के साथ अपना चैप्टर क्लोज करके वहां से चला जाता है। और फिर इसके साथ हमें एक थर्ड कपल भी दिखाई देता है और वो है पीथेप और नूक। उनकी दोस्ती काफी आगे बढ़ चुकी थी और हमेशा से नूक का तो पीथेप पर क्रश भी था और अब पीथेप भी उसे लाइक करने लगा है। उधर टियान की एक वीडियो आती है डेनियल के पास। वो चैनमिंग के भाई को लेकर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देता है और डेनियल से ब्लैक बुक मांगता है। लेकिन डेनियल भी बहुत चालाक था, उसने टियान पर पूरी नजर रखी हुई थी। वो उसके एक वफादार आदमी को खरीद लेता है और उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने चैनमिंग के भाई को पकड़कर रखा हुआ था। अब वो लोग किसी तरह से उसके भाई को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टियान भी पहुंच जाता है और दोनों गैंग्स में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। चैन बियाओ भी यहाँ पर आता है और काफी देर तक बहुत अच्छी फाइट करता रहता है। और फिर इन दी एंड वहाँ से चैन बियाओ चैनमिंग के भाई को ले जाने में कामयाब हो ही जाता है। अब चैन बियाओ और ड्राइवर दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और कुछ ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि फासाई और डेनियल का आमना सामना हो जाए। उनकी दोबारा से धड़कनें तेज हों। फासाई उसे देखकर चुपना चाहती थी, लेकिन चुप नहीं सकती, पकड़ी जाती है और एम्बैरेसमेंट को कवर करने के लिए कहती है कि मैं तो देख रही थी कि कहीं केक्स लीक तो नहीं हो रहे। एक्चुअली फासाई का गार्ड बनाकर उसने अपने ड्राइवर आजो को रखा हुआ था और उसने ये भी धमकी दी थी कि अगर तुम इस गार्ड को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं खुद तुम्हारा गार्ड बनकर सारा दिन तुम्हारे साथ फिरूंगा। उधर कवान के पास उसकी पुरानी फ्रेंड आती है और वो चाहती थी कि वो उसे जॉब पे रख ले, क्योंकि ऑफिस में बार बार लड़ाई की वजह से उन दोनों को फायर कर दिया गया था। लेकिन कवान उनसे बहुत रूडली बात करती है क्योंकि उनसे तो मतलब निकल चुका था। यहाँ पर उन गर्ल्स को भी गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहने लगती है कि तुम हो ही एक रोबोट, तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है, तुम हर चीज़ में कैलकुलेशंस करती हो और तभी तुम्हारे साथ ये हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। डेनियल ने फासाई को चूज़ किया, हम भी बहुत खुश हैं। अब वो गर्ल्स वापस बॉस के पास आती हैं और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं, बार बार रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें जॉब पे रख लें। और यहाँ पर फासाई और फाई दोनों उन गर्ल्स की साइड लेती हैं और कहती हैं कि प्लीज़ इन्हें एक दफ़ा माफ़ कर दिया जाए। और फिर फाइनली जो हर टाइम पर लड़ती रहती थी वो अब आपस में फ्रेंड्स बन चुकी थी।
हमें दिखाते हैं कि आजो जिसका बेटा था हांगकांग में, वो उसे एक गिफ्ट भेजना चाहता था और वो टेडी बियर वो सेंड करने के लिए गाड़ी से उतरता है तो यहाँ पर टियान के लोग फासाई को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर आजो निकलता है और फासाई को बचाने की कोशिश करता है और इसी फाइट में उसकी जान चली जाती है और मरने से पहले भी वो बस अपने बेटे की वीडियो देख रहा था। उसने अभी तक उसे अपने सामने नहीं देखा था। अब गैंगस्टर्स की एक ऑफिशियल मीटिंग हो रही थी और उसी मीटिंग में सबने हथियार बाहर रख दिए थे, लेकिन टियान और उसका गैंग हथियार लेकर अंदर आ जाते हैं और हर जगह फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं थी और इसी फायरिंग के बीच डेनियल के डैड को भी गोली लग गई थी। अब इसी फाइटिंग के बीच टियान एक दफा चैन ब्याओ को खत्म ही करने वाला था कि ऊपर से चैन मिंग पहुंच जाता है। उसके साथ उसके अपने कुछ लॉयल साथी थे और यहाँ पर काफी देर तक उनकी फाइट चलती रहती है। उधर डेनियल के डैड वो अब काफी जख्मी हो चुके थे। जब डेनियल के डैड को अपनी मौत अपने सामने नजर आती है तो समझ आती है कि लाइफ में रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट हैं और फिर उनका दिल बदल जाता है अपनी वाइफ की तरफ भी और फासाई की तरफ भी। उधर चैन मिंग भी टियान कॉन्ग को बहुत मारता है और उसे कहता है कि तुम तो आस्तीन के सांप निकले, मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई समझा था। इतने में डेनियल भी पहुंच जाता है, उसे बहुत मारता है और उससे पूछता है कि फासाई कहाँ है। फासाई एक्चुअली एक गाड़ी में कैद थी और डेनियल उसे तलाश करने के लिए निकल जाता है। डेनियल फाइनली जब फासाई तक पहुंच तो जाता है, लेकिन उसी टाइम पर उसे देखते ही उसकी नजरों के सामने फासाई को भी एक गोली लग गई थी क्योंकि वहां पर हर तरफ फायरिंग हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ टियान कॉन्ग चैन मिंग को अपने साथ हैंडकफ कर लेता है और उसे भी अपने साथ बॉम्ब से उड़ाने ही वाला था कि इतने में चैन ब्याओ चैन मिंग को बचा लेता है। फासाई की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। डेनियल उसे हॉस्पिटल ले जाता है और कवान की मिन्नत करने लगता है कि इसे बचा लो। उसकी खुद की भी बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन वो अपनी ड्रेसिंग करवाने के लिए भी नहीं जा रहा था। लेकिन इतने में डॉक्टर इट वहां पर आता है। वो जैसा भी इंसान था, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छा था। वो किसी तरह से मनाकर डेनियल को साथ ले जाता है, उसके स्टिचेस लगाता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम रख सकते हो तो फासाई को खुश रखो, वरना उसकी लाइफ से दूर चले जाओ, उसे तुम्हारी वजह से और हर्ट कभी भी ना होना पड़े। उधर कवान भी बिल्कुल इट जैसी ही थी। वो अपने प्रोफेशन को बहुत सीरियस लेती हैं और फासाई की जान बचा लेती है। बाहर निकलकर सबको न्यूज़ देती है कि थैंक्स गॉड, गोली उसके दिल के करीब से छू कर गुजर गई थी। डेनियल यहाँ पर कवान का थैंक्स करता है तो कवान कहने लगती है कि अब मैं बदल चुकी हूँ, मुझे एक्चुअली फासाई ने लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है और मेरी इसकी तरफ कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है। और फिर इसके साथ साथ ऐसा भी लगने लगता है कि जैसे कवान और इट इन दोनों का दिल एक दूसरे की तरफ ओपन होने लगा है और उनकी लाइफ में दोबारा से मिलने के रास्ते खुल चुके हैं। उधर फासाई जब हॉस्पिटल में थी तो मॉम डैड को तसल्ली हो जाती है कि टियान कॉन्ग मर चुका है, अब उन सब की लाइफ से प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। इतने में चैन मिंग भी वहाँ पर आता है और फिर उसके मॉम डैड से कहता है कि मैं अपने भाई का ट्रीटमेंट कराने के लिए फ्रांस जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे फासाई का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। ये सारा कुछ बाहर खड़ा डेनियल सुन लेता है और बस इतना ही सुनता है कि वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जब वो इतना सैड वहाँ से जा रहा था तो चैन मिंग उसे पीछे से रोक लेता है और कहता है कि हकीकत का सामना क्यों नहीं करते, मुँह छुपाकर क्यों जा रहे हो। और फासाई जैसे ही होश में आती है सबसे पहले डेनियल का पूछती है। सारे लोग निराश होकर उसे बताते हैं कि जब से तुम्हारी जान बची है उसके बाद से डेनियल से किसी का कांटेक्ट नहीं हुआ और वो यहाँ से जा चुका है। अब थोड़े दिनों बाद फासाई सैड बैठी थी कि वहाँ पर चैन मिंग आता है और कहता है कि मैं थोड़े दिन कुछ ज़रूरी काम निपटाने के लिए गया हुआ था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम कभी भी डेनियल को मिस नहीं करोगी। और फिर फाइनली फासाई के डिस्चार्ज होने का दिन आ जाता है। फाई और उसकी फ्रेंड नूक उसे बहुत अच्छे से तैयार करती हैं और कहती हैं कि हो सकता है बाहर कोई रिपोर्टर खड़ा हो, तुम्हारी फोटो वगैरह ले ले, तुम्हें अच्छे दिखना चाहिए। लेकिन फिर वो फासाई को घर ले जाने की बजाय मैगजीन वाले ऑफिस में ले जाती हैं और कहती हैं कि यहाँ से हमने कुछ चीज़ उठानी है जो हम भूल गए थे। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स पड़े हुए थे, लगता था कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है। फासाई को उम्मीद होने लगती है कि शायद डेनियल आ गया है, लेकिन वो आगे देखती है तो वहाँ चैन ब्याओ खड़ा हुआ था। उसे लगता है कि यहाँ पर ब्याओ फाई को प्रपोज करने वाला है और वो कोई चीज़ उठाने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ती है। बिल्कुल निराश थी, डेनियल को देखना चाहती थी कि इतने में पीछे से डेनियल भी आ जाता है और इतने में सारे लोग ऊपर से चिल्लाने लगते हैं कि यही तो था तुम्हारे लिए सरप्राइज, वरना ब्याओ तो कब का फाई को प्रपोज कर ही चुका था। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि एक्चुअली फ्रांस जाने से पहले चैन मिंग ने मॉम डैड से जो रिश्ता मांगा था वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई डेनियल के लिए मांगा था। और फिर उसने डेनियल को भी जाकर कहा था कि तुम चाहे कितना भी फासाई को मेरी तरफ पुश करो, उसका दिल हमेशा तुम्हारे लिए ही धड़केगा। और फिर डेनियल ने भी अपनी माफिया वाली लाइफ को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया था और उसने एक आम सी जिंदगी गुजारने का फैसला किया था। अब जब डेनियल उसे प्रपोज करता है तो फासाई कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछकर तुम्हें कोई जवाब दूंगी। इतने में पेरेंट्स भी ऊपर खड़े हुए थे जो उसे कहते हैं कि तुरंत ही यस कर दो। और फिर फासाई फाइनली शादी के लिए यस कर देती है।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, वो दोनों बहुत खुश हैं और डेनियल उनकी फैमिली को बढ़ाने के बारे में बहुत एक्साइटेड है क्योंकि कितने बच्चे होंगे, वो उसकी बहुत केयर करता है। जबकि उधर हमें चनमिंग को दिखाते हैं, वो एक दिन एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था कि यहाँ पर उसे एक ऐसी लड़की नजर आती है कि जिसे देखकर उसके दिल की घंटियां बजने लगती हैं। फाइनली उसकी लाइफ में भी लव ब्लूम करेगा। और फिर इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।